नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। नरक में घटी घटनाओं और उससे हुए नुकसान के बारे में सोचते हुए, हालांकि उसे इससे कुछ लाभ भी हुआ था, माइकल ने लगभग खुद से कसम खाई कि वह रैंक 3 पर पहुंचने के बाद ही उस स्थान पर दोबारा प्रवेश करेगा। छात्र माइकल, सेरा ने उसे पुकारा, जिससे वह अपने विचारों से बाहर आ गया। मैंने एक सवाल पूछा था। माफ कीजिए, मेरा ध्यान कुछ देर के लिए भटक गया था, माइकल ने माफी मांगते हुए कहा। एक पल के लिए उसका ध्यान भटक गया था, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। उसने नरक में अपनी पहली उपस्थिति से शुरुआत की और बताया कि कैसे उसने अकादमी द्वारा सौंपे गए कार्य के लिए राक्षसों का शिकार किया। उसने जानबूझकर और अधिक मरे हुए लोगों को इकट्ठा करने वाले हिस्सों को छोड़ दिया, क्योंकि वे कार्य व्यक्तिगत थे और इस स्थिति से संबंधित नहीं थे। रिन्ने और प्रशिक्षक सेरा ने ध्यान से सुना। जब वह उस हिस्से पर पहुंचा जहां उसका सामना उस टाबोन से हुआ जिसने दानव स्वामी के बारे में बात की थी, तो उनके चेहरे गंभीर हो गए, लेकिन उन्होंने बात नहीं काटी। हालांकि जब माइकल ने राक्षसी अलौकिक शक्तियों के साथ अपने संघर्ष का वर्णन करना शुरू किया तो वे स्थिर नहीं रह सके। आपने कितने मरे हुओं को बुलाया था? प्रशिक्षक सेरा ने पूछा। माइकल रुक गया। उद्धरण चिन्ह ... लगभग कुछ दर्जन। उन्होंने जानबूझकर शब्दों को स्पष्ट रखा। इसके बाद सन्नाटा छा गया। दोनों महिलाओं ने एक ही समय पर जोर से सांस ली। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सदमा स्पष्ट था। उनकी प्रतिक्रिया देखकर माइकल केवल बेबस होकर मुस्कुरा सका। बाद में उन्हें भी एहसास हुआ कि यह कुछ ज्यादा ही था, लेकिन हालात संयम बरतने की इजाजत नहीं दे रहे थे। पहली मंजिल, जो मूल दुनिया में वापस जाने का एकमात्र रास्ता था, पूरी तरह से राक्षसी अलौकिक शक्तियों द्वारा अवरुद्ध कर दी गई थी। यही बात अपने आप में परेशानी का सबब थी, लेकिन जिस चीज ने वास्तव में उसे कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया वह था दानव स्वामी, एक ऐसा अस्तित्व जो चौथे दर्जे की सीमा को छू रहा था, जो ऊपर की मंजिलों पर चढ़ रहा था और उस समय उसके स्थान के करीब आ रहा था। सावधानी बरतने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके अलावा वह पहले भी अपनी कुछ ताकत का प्रदर्शन कर चुका था। अकादमी की परीक्षाओं के दौरान उसने 2 रैंक 3 के एंडेट पर अपना अधिकार प्रदर्शित किया। इससे मूल्यांकनकर्ताओं और छात्रों दोनों को समान रूप से झटका लगा। फिर रिन्ने के साथ अपनी रैंकिंग की लड़ाई के दौरान उसने अपनी शारीरिक शक्ति के साथ साथ एक और रैंक 3 एंडेट का खुलासा किया। हर खुलासे से एक और परत खुलती गई। अजीब बात यह है कि डर पैदा करने के बजाय इसने आत्मविश्वास बढ़ाया। पहले के माइकल की तुलना में, जो लगभग हर चीज को लेकर सतर्क रहता था, शक्ति का ये क्रमिक प्रकटीकरण उससे बदल गया। वह अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था और अकादमी में शक्ति का पोषण, सम्मान और संरक्षण किया जाता था। वहां के उनके अनुभवों से एक बात स्पष्ट हो गई। शक्तिशाली होना कोई अपराध नहीं था। इस एहसास ने उन्हें अधिक खुले विचारों वाला और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने के लिए अधिक इच्छुक बना दिया। इसलिए जब नरक में संकट बढ़ गया तो उसने वही किया जो उसे करना पड़ा। अब सेरा और रायन के सामने बैठकर उनके मौन सदमे को देखते हुए वह समझ गया कि दूसरों के लिए वह आवश्यकता कितनी भयावह लग रही थी। उन्होंने अपना वृतांत जारी रखा। जब वह चौथे दर्जे के राक्षसी अलौकिक प्राणी को मारने वाले हिस्से पर पहुंचा तो वह ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। बिना देखे भी उसे महसूस हो रहा था कि सबकी निगाहें उस पर टिकी हैं। फिर भी उन्होंने बोलना जारी रखा। उसने रैंक 4 अमाजारी और रैंक 4 ड्रेकबलर का सामना करने और उन्हें मारने की बात कही। उसने ये भी स्वीकार किया कि उसने बिना किसी सहायता के रैंक 4 के अंतिम चरण के एक राक्षसी अलौकिक प्राणी को स्वयं मार डाला था। संदर्भ और स्पष्टीकरण देकर उनके कार्यों को कम प्रभावशाली दिखाने के बावजूद कमरे में तनाव कम नहीं हुआ। उसके चले जाने के बाद ही स्थिति थोड़ी बेहतर हुई। जब उसने एल्फ लोक में जागृति का जिक्र किया तो दोनों महिलाएं स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित हो गईं। ये जानकारी उनके लिए नई थी। फिर उन्होंने एक एल्फ राजकुमारी के साथ हुए मुकाबले में बराबरी पर रहने के बारे में बात की। उसी समय प्रशिक्षक सेरा ने अंततः हाथ उठाया। अब आप रुक सकते हैं, कृपया। उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया और अपनी छवि को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। एक शब्द उसके और रायन दोनों के दिमाग में कौंध गया। राक्षस। माइकल निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। माइकल के विपरीत, जो केवल 6 महीने से अलौकिक दुनिया में था और अपने अनुभवों के बावजूद अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, रायन, जो इसमें पैदा हुई थी, और प्रशिक्षक सेरा, जो इसमें दशकों से रह रही थी, पूरी तरह से समझती थी कि उसके कारनामों का क्या मतलब है। अब उन्हें कैलम के कार्यों का पूर्ण अर्थ समझ में आ गया था। जैसे ही दफ्तर में तनाव अपने चरम पर पहुंचा, बगल से एक आवाज सुनाई दी। तो इसीलिए वो बूढ़ा आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा था। तीनों एक साथ मुड़ गए। दीवार के पास का स्थान हिल उठा, फिर एक आकृति बाहर निकली। एक जानी पहचानी हस्ती। प्रशिक्षक सेरा और रायन तुरंत खड़े हो गए। निर्देशक अरवेन। माइकल ने पलकें झपकाईं। इस समय निर्देशक आरवेन उस गंभीर बहुशरीरधारी अस्तित्व से बिल्कुल अलग दिख रहे थे जिसे माइकल ने नरक में देखा था, बल्कि उनका वह रूप कहीं अधिक आश्वस्त करने वाला था। उसके सामने खड़ी महिला ने अब एक लंबी मिनीस्कर्ट, एक क्रॉप टॉप और काफी मेकअप पहन रखा था। इसे देखना चुनौतीपूर्ण था। माइकल का चेहरा एकदम सपाट हो गया। न तो हैरान हुआ, न ही भ्रमित, बस एकदम शांत, जैसे उसके दिमाग ने आत्मरक्षा का विकल्प चुन लिया हो और अस्थायी रूप से भावनात्मक प्रक्रिया को बंद कर दिया हो। फिर भी उसका ध्यान कहीं और भी था। वह ये देखकर हैरान रह गया कि अरवेन अचानक कहीं से प्रकट हो गया और इससे भी ज्यादा परेशान था कि उसे अरवेन का जरा भी आभास नहीं हुआ था।
नरक से निकलने के बाद वास्तविकता अचानक से उसके सामने आ गई, जिससे उसे याद आ गया कि अनियंत्रित रैंक 4 की शक्ति वास्तव में कितनी विशाल थी। वह ये बात पहले से ही जानता था, लेकिन अरोरा में वापस आने से उसे अपनी लाचारी का एहसास और भी स्पष्ट रूप से होने लगा। अब ऊपर चढ़ना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता था। अगले पद पर पहुंचने की उनकी भूख और भी तीव्र हो गई। आवन को उनकी प्रतिक्रियाओं की कोई परवाह नहीं थी। वह बाहें फैलाकर सीधे माइकल की ओर बढ़ा और माइकल की प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे गले लगा लिया। दृढ़ता से, स्नेहपूर्वक, अधिकार भाव से। तुम यहाँ हो, अरवेन ने खुशी से कहा। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? माइकल अकड़े हुए खड़ा था, हाथ बगल में थे, चेहरा अभी भी भावहीन था। किसी और ने हिलने की हिम्मत नहीं की। सेरा कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। रिन्ने बिना हिले डुले खड़ी रही। कुछ सेकंड बाद आरवेन थोड़ा पीछे हट गया, उसके हाथ अभी भी माइकल के कंधों पर थे। उसने अपना सिर झुकाया। तुम्हारा चेहरा इतना सपाट क्यों है? इससे पहले कि माइकल जवाब दे पाता, उसने अपने चारों ओर एक हल्का दबाव महसूस किया। भारी नहीं, बल्कि अलगाव पैदा करने वाला, मानो कोई पर्दा उसे कमरे से अलग कर रहा हो। आवन उसके करीब झुक गया और उसके कान के पास फुसफुसाया। तुम उस समय क्यों भाग गए थे? माइकल अकड़ गया। क्या तुम्हें लगा कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते? दबाव थोड़ा और बढ़ गया। क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता? उसकी आवाज तेज और अधिक अस्थिर होती गई। मैं तुम्हारा गुरु हूँ। क्या तुम समझते हो इसका क्या मतलब है? मैं फेडरेशन के आदेशों को रोक सकता हूँ। मैं जांचों को बंद करवा सकता हूँ। मैं राजनीतिक दबाव को मिटा सकता हूँ। जरूरत पड़ने पर मैं देवताओं के सामने भी खड़ा हो सकता हूँ। उनकी आवाज और भी धीमी हो गई। तुम मुझसे भागो मत, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। फिर कभी कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। कुछ क्षणों के लिए उसकी तीव्रता लगभग अनियंत्रित सी महसूस हुई। माइकल ने धीमी आवाज में बात की। मुझे माफ करें। ये शब्द उसके मुंह से बिना सोचे समझे ही निकल गए। आवन जम गया। दबाव रुका, फिर कम हो गया। वह पीछे हट गया और उसने अपने भावों को संयमित चेहरे के पीछे छिपा लिया। एक सांस लेने के बाद वह सामान्य रूप से बोलने लगा। फिलहाल अगर हो सके तो सामान्य कारणों से अकादमी परिसर से बाहर न निकले। माइकल ने सिर हिलाया। कम से कम तब तक नहीं जब तक आप पदोन्नति प्राप्त नहीं कर लेते। तीसरा स्थान। इसका निहितार्थ स्पष्ट था। शायद अरवेन को लगा कि आत्मरक्षा के लिए उसे कम से कम इतना स्थान हासिल करना ही होगा। और चिंता मत करो, आरवेन ने शांत भाव से माइकल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जब तक तुम अकादमी के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे हो, कोई भी तुम्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। एक विराम, संग नहीं, यहां तक कि देवता भी नहीं। माइकल की आंखों की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। जब तक आप स्वयं ऐसा न चाहें, आपको अपने रहस्य प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। ये शब्द सुनकर माइकल का दिल खुशी से उछल पड़ा। रहस्य। एक पल के लिए उसे आश्चर्य हुआ कि अरवेन वास्तव में किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन सोचने के बाद बात समझ में आ गई। कोई भी व्यक्ति सामान्य साधनों से वह सब कुछ हासिल नहीं कर सकता था जो उसके पास अभी था। भले ही दूसरों को पूरी बात पता न हो, फिर भी वे उसके बारे में कुछ असामान्य बात जरूर बता सकते थे। माइकल को यह पता नहीं था, लेकिन उसे हल्का सा शक था कि कमरे में मौजूद दोनों महिलाओं ने भी लगभग एक जैसे निष्कर्ष निकाले थे। उन्होंने बस इसे आरवेन की तरह जाहिर नहीं किया, लेकिन उनके मन में भी संदेह था। दरअसल कई हैं। एक जादूगर होने के बावजूद माइकल शारीरिक रूप से इतना मजबूत क्यों था? उनकी आत्मा की क्षमता इतनी असाधारण रूप से अधिक क्यों थी? उसके मरे हुए सैनिकों को इतनी उच्च श्रेणी क्यों दी गई थी? तीसरे दर्जे के राक्षस सड़क किनारे उगने वाली सब्जियां नहीं थे। वे पत्तागोभी नहीं थे जिन्हें कोई यूं ही काट ले। फिर भी माइकल के पास उनमें से कई थे। स्वाभाविक रूप से उनके मन में स्पष्टीकरण बनने लगे। एक संभावना प्रतिभा थी। जन्मजात प्रतिभाओं के साथ जागृत होने वाले लोग लंबे समय से उन लोगों से कहीं अधिक श्रेष्ठ सिद्ध हुए थे जिनमें ये प्रतिभाएं नहीं थीं। अद्वितीय प्रतिभाएं आत्मा की शक्ति, मरे हुओं से लड़ने की क्षमता, शारीरिक सुदृढ़ीकरण और विकास की गति को बढ़ा सकती थीं। एक और विचार अवसर का था। शायद माइकल को उत्पत्ति की भूमि में कुछ ऐसा मिला हो, कोई अवशेष, विरासत, निषिद्ध धरोहर या पर्यावरणीय विकास का संयोग जिसने उसकी नींव को नया आकार दिया हो। आवन ने इस मामले की बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए यह महज एक रहस्य था। किस तरह का रहस्य, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता था कि माइकल का एक रहस्य था और उस रहस्य ने पहले ही खतरनाक ध्यान आकर्षित कर लिया था। उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की होगी कि सच्चाई उनकी धारणाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगी। वह कोई साधारण बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति नहीं था। यह कोई अवसर नहीं था। यह अनंत विकास की शक्ति थी। सैद्धांतिक सीमा के बिना अपने नियंत्रण में किसी भी चीज को निरंतर विकसित करने, सशक्त बनाने और मजबूत करने की क्षमता। एक ऐसी शक्ति जिसका खुलासा होने पर न केवल लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी बल्कि युद्ध भी छिड़ जाएगा। माइकल को यह बात सहज रूप से पता थी। फेडरेशन ने उसकी दिखाई गई ताकत के आधार पर जो कुछ किया था, उसे देखकर वह ये कल्पना भी नहीं करना चाहता था कि अगर उन्हें पता चल जाए कि उसके पास मरे हुए लोगों, सामग्रियों, हथियारों और शायद जीवित प्राणियों को भी असीमित रूप से सशक्त बनाने की क्षमता है, तो वे क्या करेंगे? वे उस पर नजर नहीं रखेंगे। वे उसे भर्ती नहीं करेंगे। वे उसे पकड़ लेंगे, उस पर नियंत्रण कर लेंगे, या यदि नियंत्रण असंभव साबित हुआ तो उस शक्ति के स्रोत का विश्लेषण करेंगे। इसलिए भले ही अरवेन उसे आश्वस्त कर रहा था, माइकल ने अपने मन में एक बात स्पष्ट कर ली थी। वह रहस्य उसे कभी नहीं छोड़ेगा। अभी नहीं, शायद कभी नहीं। उसने सहमति जताते हुए अपनी निगाहें थोड़ी नीचे कर लीं। मैं समझ गया, निदेशक मंडल। पब फ्यूचर एड्स। आवन ने दोबारा बोलने से पहले कुछ देर तक उसे गौर से देखा। एक बात और है। माइकल ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। अपनी पिछली यादों के दौरान आपने उल्लेख किया था कि एल्फ साम्राज्य में आपको एक पवित्र बालक के रूप में जाना जाता था। कमरा फिर से शांत हो गया।
माइकल आश्चर्य से एक बार पलकें झपकाईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्वेन उस हिस्से पर ध्यान देगा। वह उपाधि मात्र दिखावटी नहीं है, आर्वेन ने आगे कहा। अगर फेडरेशन भी यही सोचता है तो इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वे आपको हर कीमत पर क्यों चाहते थे। सेरा और रायन ने एक दूसरे को संक्षिप्त रूप से देखा, लेकिन उन्होंने बातचीत में कोई दखल नहीं दिया। लेकिन आपको इससे डरकर खुद को रोकना नहीं चाहिए, आर्वेन ने आगे कहा। आपकी क्षमता पहले ही उजागर हो चुकी है, अब इसे छिपाने की कोशिश करने से आप और भी संदिग्ध लगेंगे। उन्होंने हल्के से इशारा किया। इसलिए जो दायरा पहले ही प्रकट हो चुका है उसी के भीतर काम करें, विकास करें, प्रगति करें, अपनी नींव को मजबूत करें। माइकल ने धीरे से सिर हिलाया। तर्क समझ में आ रहा था, लेकिन उन्हें अब भी एक चिंता थी। उद्धरण चिन्ह ... निदेशक, आवन रुक गया। मेरे परिवार का क्या होगा? इस बार सेरा ने पहले जवाब दिया। फेडरेशन कई तरह की चीजें हैं, लेकिन एक चीज जो वे कभी नहीं करेंगे वह है आपके परिवार को नुकसान पहुंचाना। न खुलेआम, न छुपकर, खासकर तब जब अकादमी आपके साथ खड़ी हो। माइकल के कंधे थोड़े ढीले पड़ गए। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मान लीजिए कि अब उन पर नजर रखी जा रही है। उसके चेहरे पर थोड़ी सख्ती आई, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, आर्वेन बोल पड़ा। ये दोनों तरफ से काम करता है। माइकल ने ऊपर देखा। संघ द्वारा की जाने वाली निगरानी एक सुरक्षा कवच का भी काम करती है। सामान्य परिस्थितियों में किसी भी दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले व्यक्ति के लिए आपके परिवार के पास पहुंचना बेहद मुश्किल होगा। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। इससे उसकी कुछ चिंता कम हो गई। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं, आर्वेन ने आगे कहा, इंतजार कीजिए। फिलहाल अकादमी परिसर में ही रहिए। पहले स्थिति को शांत होने दीजिए। उन्होंने रुकने के बाद आगे कहा, उसके बाद हम कुछ व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था करो? माइकल ने पूछा। सेरा ने सिर हिलाया। हम उन्हें अकादमी के अधिकार क्षेत्र के करीब स्थानांतरित कर सकते हैं। माइकल चुप हो गया। उसे संस्थागत समर्थन के इतने उच्च स्तर की उम्मीद नहीं थी। आवन ने एक बार फिर हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। पब फ्यूचर एड्स, इसलिए बेवजह चिंता न करें, आगे बढ़ने पर ध्यान दें। यही इस समय आप उन्हें सबसे अच्छी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। माइकल ने इस बार और अधिक दृढ़ता से सिर हिलाया। शक्ति अब केवल एक इच्छा नहीं रही, बल्कि एक जिम्मेदारी बन गई थी। और जितनी तेजी से वह प्रगति करता, बाहरी दुनिया का उस पर नियंत्रण उतना ही कम होता जाता। माइकल को वाइस डीन द्वारा रिन से कही गई बातें याद आ गईं और अब इस बारे में सोचने पर शायद वह उससे भी बात कर रही थी। अंदर ही अंदर उसका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। तीसरा स्थान, उसे जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचना था। उस दृढ़ सहमति के बाद आर्वेन ने कुछ सेकंड तक उसे देखा। फिर अचानक उनके चेहरे के भाव बदल गए। गंभीरता ऐसे गायब हो गई मानो वह कभी थी ही नहीं। वह थोड़ा पीछे की ओर झुक गया, एक हाथ कमर पर रखा, सिर को इस तरह झुकाया कि वह इतना अभ्यस्त हो गया था कि स्वाभाविक नहीं लग रहा था। उनकी आवाज में चंचलता का भाव आ गया। वैसे, माइकल ने एक बार पलक झपकाए। आवन और करीब झुक गया और उसने अपनी पलकों को नाटकीय ढंग से फड़फड़ाया। क्या मैं सुंदर दिखती हूँ? मौन। सेरा जम सी गई, रिन ने जम सी गई। माइकल का दिमाग काम करना बंद कर दिया। एक पल के लिए उसे लगा कि कहीं ये कोई और मनोवैज्ञानिक दबाव परीक्षण तो नहीं है, या फिर किसी प्रकार का भ्रम। आवन की आंखों में सच्ची उम्मीद की चमक थी। माइकल की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति नरक में भी इतनी जोर से चीख नहीं उठी थी। आवन और भी करीब झुक गया, बहुत अच्छी तरह से। माइकल का चेहरा सख्त हो गया। अंदर ही अंदर खतरे की घंटी जोरों से बजने लगी। उसे नहीं पता था कि इस सवाल का जवाब देना किसी चौथे दर्जे के राक्षसी अलौकिक प्राणी का सामना करने से भी ज्यादा खतरनाक क्यों लग रहा था, लेकिन ऐसा ही था। आवन के चेहरे के भाव धीरे धीरे मुरझाने लगे। उसकी आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं, होंठ ऐसे खुल गए जैसे कोई व्यक्ति विनाश के कगार पर हो। माइकल का दिल मानो उसकी छाती से बाहर निकल आया। उसने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, आपको करना चाहिए। आवन एकदम थम गया, फिर उसका पूरा चेहरा खिले हुए फूल की तरह चमक उठा। वास्तव में, माइकल ने कांपते दिल से सिर हिलाया। मुझे स्कूल से नफरत है। इसके कुछ ही समय बाद माइकल और रायन को प्रशिक्षक सेरा के कार्यालय से निकाल दिया गया। लेकिन इससे पहले दोनों ने अपना वचन दे दिया था। नरक में जो हुआ वह नरक में ही रह गया। कम से कम अभी के लिए तो यही स्थिति है। सेरा ने उन्हें जाने की अनुमति देने से पहले यह बात स्पष्ट कर दी थी। अकादमी पर्दे के पीछे से राजनीतिक निहितार्थों को संभालेगी। जितना कम अनावश्यक ध्यान आकर्षित होगा उतना ही बेहतर होगा। जहां तक उनके मूल कार्य यानी नरक के पहले 5 तलों में राक्षसी अलौकिक शक्तियों का शिकार करने की बात है, उन्हें बताया गया कि वे अब इस बारे में चिंता न करें। अकादमी ने पहले ही उनकी क्षमता का आकलन कर लिया था और अब तक सामने आई सभी बातों के आधार पर वे पास हो गए थे। ऐसा भी नहीं है कि यह बिल्कुल भी संभव हो। उन्होंने उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया था, जिसके चलते पिछली घटनाओं को देखते हुए मूल आकलन लगभग नगण्य प्रतीत होता था। इस प्रकार कार्य समाप्त हो गया। किसी अतिरिक्त रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है। देखा जाए तो अकादमी को जानकारी का आगे मूल्यांकन करने की बजाय उसे सीमित करने में अधिक रुचि थी। प्रशासनिक भवन से बाहर निकलते ही कार्यालय में लंबे समय से व्याप्त तनाव आखिरकार कम हो गया। खुली हवा का अनुभव बिल्कुल अलग था, लाइटर। लेकिन उन दोनों के बीच चुप्पी बनी रही। माइकल ने बगल में देखा। उसे आधा यकीन था कि रिन कुछ कहेगी। उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी आस्तीन को थोड़ा ठीक किया और उसकी ओर देखे बिना ही बोलने लगी। मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम निपटाना है। उसकी आवाज संयमित थी। इससे पहले कि माइकल कुछ जवाब दे पाता, वह पहले ही तेजी से वहां से जाने लगी थी। माइकल कुछ सेकंड तक उसे वापस जाते हुए देखता रहा। उसने जो छाप छोड़ी वह स्पष्ट थी। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें।
अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। वह बातचीत से बच रही थी, चाहे इसका कारण वो सब कुछ हो जो उसने अभी अभी सुना था, या फिर इसलिए कि उसे मानसिक रूप से इस बात को समझने के लिए समय चाहिए था। उसे पता नहीं था, लेकिन उसने उसका पीछा नहीं किया। ऐसा भी कुछ नहीं था जो वह विशेष रूप से कहना चाहता हो। उस दफ्तर में जो कुछ भी सामने आया, उसके बाद कोई भी सामान्य बातचीत बनावटी लगेगी। इसलिए अंततः माइकल विपरीत दिशा में मुड़ा और अकेले ही अपने विला की ओर वापस चल पड़ा। अकादमी परिसर हमेशा की तरह शांत था। छात्र विभिन्न भवनों के बीच आते जाते रहे। कुछ ने खुले आंगनों में अभ्यास किया, अन्य छायादार संरचनाओं के नीचे अध्ययन करते रहे या छोटे समूहों में कक्षाओं, मिशनों या रैंकिंग पर चर्चा करते हुए घूमते रहे। सामान्य अकादमी जीवन। हालांकि सामान्य से अधिक छात्र दिखाई दे रहे थे। क्या इसका कारण ये था कि नए साल में केवल कुछ ही दिन बचे थे? अपने विला की सुरक्षा करने वाली बाधा को पार करने के बाद माइकल ने तुरंत पेड़ों और बगीचे के किनारों से प्रकाश के छोटे छोटे गोले निकलते हुए देखे। भूखनुमा परियां, वे नन्ही आत्माएं जो उसके आने से बहुत पहले उस विला में निवास करती थीं। वे पहले तो सावधानी से आगे बढ़े, इसलिए नहीं कि वे उसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन माइकल इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उनका डर, फिर भी उसी समय उनकी हलचल में एक लालसा थी, एक खिंचाव, मानो वे करीब आना चाहते थे और उसकी आभा से लिपट जाना चाहते थे, लेकिन डर रहे थे। वे छोटे छोटे चापों में उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहे, सीने की ऊंचाई पर मंडराते रहे, फिर उसके हाथों की ओर नीचे आते रहे और पल भर में ही पीछे हट जाते, मानो अपनी ही दृष्टता से चौंक गए हों। एक ने इतना करीब आने का साहस किया कि उसकी हल्की रोशनी उसकी आस्तीन के किनारे को छू गई। फिर वह सहम गया और झट से भाग गया। इसके बाद एक और आया, फिर एक और। कुछ ही सेकंड में जो एक सभा की तरह लग रहा था, वह एक पलायन में बदल गया। वे उसके विला के मैदान के ठीक बाहर शुरू होने वाले जंगल की ओर भागे और पेड़ों और लंबी घास में लुप्त होती चिंगारियों की एक लकीर की तरह गायब हो गए। माइकल उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव कौन था, जो न तो पूरी तरह से मनोरंजन था और न ही पूरी तरह से उदासी। प्यार और नफरत का रिश्ता, उसने धीरे से बुदबुदाया, मानो किसी और से नहीं बल्कि खुद से कह रहा हो। उसने अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर भी उस दृश्य को देखकर उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। वह प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा और अवरोधक ने उसे तुरंत पहचान लिया। पत्थर के फ्रेम में खुदे हुए चिन्ह एक बार स्पंदित हुए, फिर स्थिर हो गए, जिससे उसे बिना किसी प्रतिरोध के अंदर जाने की अनुमति मिल गई। विला के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था और बिल्कुल साफ सुथरा, कोनों पर धूल का एक कण भी नहीं चिपका था। माइकल ने पलकें झपकाईं। वह कई दिनों से गायब था, फिर भी वह जगह ऐसी लग रही थी मानो वहां से कोई अनुपस्थित ही न रहा हो। वह पहले से ही कारण का अनुमान लगा सकता था। वे नन्हे नन्हे परियों जैसे जीव। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी और बैठक क्षेत्र से होते हुए आदतन अपनी निगाहों से चारों ओर देखते हुए आगे बढ़ा। जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया और बैठने के लिए बिस्तर की ओर चला गया। इंस्ट्रक्टर सेरा के कार्यालय में जो कुछ हुआ था, उसे याद करते हुए माइकल को अकादमी के एक अन्य प्रशिक्षक द्वारा कही गई एक बात याद आई कि सत्ता की हमेशा एक कीमत होती है। कम से कम स्थिति इतनी बुरी तो नहीं है। कुछ देर तक अपने दिमाग को शांत करने के बाद माइकल आखिरकार उठकर बैठ गया और फिर अपने भीतर की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी आत्मा में हलचल मच गई। एक परिचित आवाज ने जवाब दिया। उसके भीतर से भुला दिए गए व्यक्ति का क्षतिग्रस्त ताबूत प्रकट हुआ। माइकल ने कुछ देर तक उसे घूरकर देखा, फिर ताबूत के किनारे पर हाथ रख दिया। उसकी शक्ति प्रवाहित होने लगी। ताबूत ने प्रतिक्रिया दी, स्थान मुड़ा हुआ और अगले ही पल माइकल अंदर आ गया। दुनिया बदल गई। माइकल के बूटों की हल्की हल्की आवाज अंधेरी जमीन पर सुनाई दी। वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसने उन्हें देख लिया। पहला वाला बर्फ में सील कर दिया गया था। एक बूढ़ा आदमी। उसका शरीर एक मोटे पारदर्शी ब्लॉक के अंदर लटका हुआ था, जिस पर जमी बर्फ इतनी घनी थी कि वह कांच जैसी लग रही थी। उसका चेहरा पतला और गंभीर था, बाल सफेद और लंबे थे, मानो सांस लेते समय ही जम गए हों। अधमरा अवस्था में भी उस व्यक्ति में एक मजबूत व्यक्तित्व झलक रहा था। नरक से बाहर यह पहली बार था जब माइकल का उससे आमना सामना हुआ था और वह खुद को भाग्यशाली महसूस करने से रोक नहीं सका। अपनी वर्तमान अवस्था में चौथे दर्जे की महाशक्तियों को मारना वास्तव में एक ऐसी चीज थी जो केवल नरक के प्रारंभिक चरणों में ही हो सकती थी। ये बूढ़ा व्यक्ति नरक में माइकल का पहला रैंक 4 का दुश्मन था और ऑरोरा के राक्षसी अलौकिक गुट से संबंधित था। पहले तो माइकल ने उसे मारने का सोचा था, लेकिन बाद में उसने फैसला किया कि यह बूढ़ा व्यक्ति अन्य जगहों पर उपयोगी साबित हो सकता है। अगर कुछ गड़बड़ न हुई होती तो वह अब घर जा रहा होता, ताकि माइकल और जेस्टर उस पर काम शुरू कर सके। माइकल ने अपना सिर घुमाते हुए अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। ताबूत के अंदर मौजूद दूसरी विदेशी उपस्थिति पहली उपस्थिति से कहीं अधिक विशाल थी। कुछ दूरी पर एक विशालकाय ड्रैगन का शरीर पड़ा था, जो बहुत अधिक जगह घेरे हुए था। उसकी खाल गहरे रंग की और मोटी थी, कवच की प्लेटों की तरह परतदार। उसका सिर ही इतना बड़ा लग रहा था कि किसी गाड़ी को कुचल सकता था, और उसकी खोपड़ी से निकले घुमावदार सींगों पर युद्ध के धुंधले सूखे निशान थे। मृत्यु के बाद भी ड्रेक की आभा बनी रही। माइकल ने कुछ सेकंड तक बत्तख को घूर कर देखा। उस बूढ़े आदमी के विपरीत, जो लगभग मरणासन था, ड्रेकब्लेड पूरी तरह से मृत था। उनमें केवल एक ही समानता थी कि दोनों को जहर दिया गया था। ड्रेकब्लेड के शव का क्या करना है, यह माइकल को नहीं पता था। उसने शव को केवल इसलिए लिया था क्योंकि वह जानता था कि यह मूल्यवान होगा। किसी भी सूरत में, चाहे उसे मरे हुओं में बदल दिया जाए या फिर अपनी प्रतिभा का उपयोग करके और अधिक विकास अंक हासिल करने के लिए सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाए, वह शव वास्तव में बहुत मूल्यवान था।
हालांकि डायरेक्टर आरवेन ने कहा था कि मुझे अकादमी परिसर नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन फेडरेशन और राक्षसी अलौकिक शक्तियों के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे देखते हुए मैं अपने परिवार की मौजूदा स्थिति को लेकर निश्चिंत नहीं हो पा रहा हूँ। उनसे मिलने पर ही मुझे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन मौजूदा हालात में क्या मैं लिली और आंटी मिया को उस तरह विकसित कर पाऊंगा जैसा मैंने शुरू में सोचा था। फेडरेशन की कड़ी निगरानी में माइकल को लगा कि यह एक समझदारी भरा कदम नहीं है। ऐसा लग रहा था कि उसे अपने परिवार को अकादमी के करीब स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ाना होगा, तभी वह कुछ हद तक स्वतंत्रता हासिल कर पाएगा। वैसे भी अब मेरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात रैंक 3 तक पहुंचना है। लौटने पर मैं अकादमी चैनल के माध्यम से और अधिक शवों का ऑर्डर दूंगा और ये देखने का इंतजार करूंगा कि क्या मुझे कहीं और से आत्मा पुनर्प्राप्ति खजाने मिल सकते हैं। अगर मुझे वे जल्दी नहीं मिलते और इसमें बहुत समय लगता है तो मुझे लगता है कि 1000 रैंक 3 के मरे हुए लोग अच्छे ग्रेड हासिल करने के लिए पर्याप्त होंगे। माइकल जानता था कि अपनी आत्मा को ठीक करने के लिए पुनर्विकास के अलावा उन्नति ही एकमात्र उपाय था, लेकिन वह अपने रैंक उन्नति मिशन में उत्कृष्ट अंक खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। फिर भी अगर इसमें बहुत अधिक समय लगने वाला था तो यह विचार करना उचित था कि क्या प्रतीक्षा करना सही विकल्प था। कम से कम वर्तमान माइकल समय को नजरअंदाज करने की स्थिति तक तो नहीं पहुंचा था। वह केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रख सकता था। इस तरह एक सप्ताह खामोशी में बीत गया। माइकल अपने विला के अंदर इस तरह बैठा रहा मानो दीवारें ही उसकी साधना का हिस्सा हों। पहला दिन आराम के लिए था, शरीर से नहीं बल्कि मन से। नरक लोगों को अपने शिकंजे में लेने का एक अनोखा तरीका रखता है। अरोरा लौटने के बाद भी वह बेचैन महसूस कर रहा था, इसलिए उसने खुद को धीमा करने के लिए मजबूर किया। उसने खाना खाया, वह सोया। वह तब तक शांति से बैठा रहा जब तक उसकी नसों में अलार्म बजना बंद नहीं हो गया। उसी दिन वह एक बार विला से बाहर निकला। सुबह सुबह जब अकादमी के रास्ते शांत थे, वह बाहर निकला और अकादमी के आंतरिक चैनल के माध्यम से शवों का ऑर्डर दिया। अपने अध्ययन के लिए सामग्री के रूप में उनकी आवश्यकता के बहाने अपने अनुबंध के रिक्त पदों को भरने के लिए पर्याप्त शव। इस बात से किसी को संदेह नहीं हुआ क्योंकि माइकल एक जादूगर था। अगर वह शवों को नहीं संभालता था तो वाकई कुछ गड़बड़ थी। बाद में उसी रात उन्होंने अपने परिवार से संपर्क किया। यह न तो लंबा था और न ही विस्तृत। उनकी स्थिति की पुष्टि करने के लिए बस इतना ही काफी है। वह और अधिक पूछना चाहता था, सब कुछ जांचना चाहता था, यह सुनिश्चित करना चाहता था कि कुछ भी गड़बड़ न लगे। लेकिन कैलुम की निगाहों की याद, फेडरेशन का दबाव और आरवेन की चेतावनी ने उसके हाथ को हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया। संदेशों को ट्रैक किया जा सकता था, भले ही अकादमी ने उसे सुरक्षा प्रदान की हो, लेकिन वह ये परीक्षण नहीं करना चाहता था कि वह सुरक्षा वास्तव में कितनी गहरी है। अभी नहीं, जब तक स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी तब तक नहीं। इसलिए उन्होंने बातचीत को साथी रखा। उनकी राहत और उम्मीद के मुताबिक उनका परिवार ठीक था। जाहिर तौर पर बहुत बढ़िया। जेस्टर और लिली इंटरनेट गेमिंग के सितारों के करीब पहुंच गए थे। एक पल के लिए माइकल को समझ नहीं आया कि वह हंसे या आह भरे। नरक में रहते हुए उसने जिन चीजों के होने की उम्मीद की थी उनमें से यह एक भी नहीं थी। इससे उसे थोड़ी राहत मिली। उनकी चिंता दूर नहीं हुई, वहां धीरे धीरे शांति बढ़ती गई। पहले दिन के बाद शेष 6 दिन पूरी तरह से एकांतवास में बीते। माइकल दोबारा बाहर नहीं निकला। वह अपने कमरे के बीचों बीच पीठ सीधी करके आंखें आधी बंद करके अंतर्मुखी मुद्रा में बैठा था। उसका नियम उसके भीतर मंद मंद रूप से स्पंदित हो रहा था, अपूर्ण होते हुए भी विद्यमान, मानो कोई अधूरा वाक्य हो जिसे पूरा किया जाना बाकी हो। समझना कभी भी सहज नहीं था। ये किसी मंत्र को सीखने या किसी कौशल को निखारने जैसा नहीं था। ये ब्रह्मांड से अर्थ निकालने और उसे अपने भीतर आकार देने के लिए संघर्ष करने जैसा था। हालांकि माइकल का एकांतवास ठहराव से बहुत दूर था। देखा जाए तो यही वह दौर था जब उनके विकास में सबसे अधिक तेजी आई। उनकी असाधारण रूप से उच्च बोध क्षमता और उनके आसपास मौजूद अनेक लाभों के कारण जो काम महीनों में होना चाहिए था वह दिनों में सिमटने लगा। उनकी देन, सत्य की दृष्टि, सबसे महत्वपूर्ण कारक बनी रही। जब भी वह ध्यान की गहरी अवस्था में लीन हो जाता तो उसे वास्तविकता की धुंधली दरारें दिखाई देने लगती। सूत्र, पैटर्न, अंतर्निहित संरचनाएं जिन्हें सामान्य ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग कहीं अधिक उच्च स्तर पर पहुंचे बिना कभी नहीं समझ सकते थे। वह हमेशा यह नहीं समझ पाता था कि वह क्या देख रहा है, लेकिन शुरुआत में समझने की जरूरत नहीं थी। फिर लो सीड्स आए। उसने अतीत में राक्षसों से जो टुकड़े एकत्र किए थे उनमें से प्रत्येक पर एक छाप थी, उन नियमों का एक विकृत लेकिन उपयोगी प्रतिबिंब था जिनसे वे जीव कभी रूबरू हुए थे। माइकल के फाउंडेशन ने उन्हें अपने में समाहित कर लिया, उनमें सुधार किया। उन्होंने अपने स्वयं के जीवन पथ के परिप्रेक्ष्य से उनकी पुनर्व्याख्या की। दिन ब दिन उनका कानून पूरा होने के करीब पहुंचता जा रहा था। दिन बीतते गए। सप्ताह के अंत तक माइकल का मन नरक से लौटने के समय की तुलना में कहीं अधिक शांत हो गया था। हालांकि ऑरोरा की तुलना में, जहां माइकल ने अगले पद की प्राप्ति के लिए खुद को अलग थलग कर लिया था, वहीं उत्पत्ति की भूमि में उसके आसपास का माहौल जीवंत था। इतनी बार देरी होने के बाद यहां तक कि माइकल को ऐसा लगने लगा था कि वह एवरमून मैंशन का स्थायी निवासी बन गया है। आखिरकार खंडहरों को देखने का दिन आ गया। यह आज ही हुआ था। उस महान व्यक्तित्व के खंडहरों की यात्रा काफी समय से स्थगित थी। पहले तो यह तय किया गया था कि खोज की पुष्टि होने के कुछ ही हफ्तों बाद इसे शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन हमेशा की तरह वास्तविकता इरादे से कहीं अधिक जटिल साबित हुई। देरी के कई कारण थे, लेकिन 2 लोग बाकियों से कहीं आगे थे, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक रूप से राजधानी स्वयं एकीकृत नहीं थी। राज्य के भीतर सत्ताधारियों के बीच उस क्षण से ही गुप्त रूप से टकराव शुरू हो गया जब खंडहरों की खबर फैली। कोई भी उस खंडहर से अलग नहीं रहना चाहता था जिसका संबंध एक पौराणिक कथा से था, इसलिए प्रगति रुक गई। बाह्य रूप से भी स्थिति सरल नहीं थी।
इन खंडहरों पर किसी एक राज्य का ही अधिकार नहीं था। बातचीत को अंतिम रूप देने में कई सप्ताह लग गए थे, इसलिए अभियान में देरी हुई। दोबारा और फिर अंततः सब कुछ ठीक हो गया। राजधानी के भीतर के विवादों में अस्थायी रूप से शांति स्थापित हो गई। राज्यों के बीच बाहरी वार्ता पारस्परिक लाभ समझौतों के तहत संपन्न हुई। तभी अभियान आगे बढ़ा और जो लोग सीधे तौर पर इसमें शामिल हैं, माइकल की तरह, आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका लंबे समय से इंतजार था। क्या तुम तैयार हो? ड्यूक एवरमून ने अपनी बेटी और माइकल के पहनावे को देखते हुए पूछा। वे दोनों ड्यूक के सामने खड़े थे। एरियन अपने ज्वाला शेर के ऊपर बैठी थी। माइकल की निगाहें उस जानवर पर सामान्य से कुछ अधिक समय तक टिकी रहीं। उसे देखे हुए 1 महीने से अधिक समय बीत चुका था, फिर भी अंतर तुरंत स्पष्ट हो गया। शेर की गर्दन के बाल पहले से कहीं अधिक चमक रहे थे, लो की प्रत्येक लपट पहले से कहीं अधिक तीव्र थी। उसकी धधकती खाल के नीचे उसकी मांसपेशियां अधिक सुस्पष्ट थीं, उसका शरीर अधिक स्थिर और दृढ़ था, अधिक मजबूत। माइकल ने चुपचाप उसकी ताकत का अनुमान लगाया। सर्वोच्च रैंक 1 एरियन की देखरेख में इसका काफी विकास हुआ था। ज्वाला सिंह ने धीरे धीरे सांस छोड़ी, उसकी नाक से अंगारे फूट रहे थे और उसकी सुनहरी आंखें प्रांगण को क्षेत्रीय सतर्कता से देख रही थीं। अब उसमें वह सतर्क भाव नहीं था जो कभी हुआ करता था। अब वह एक प्रशिक्षित युद्ध पशु की तरह अनुशासित क्रूरता बिखेर रहा था, न कि किसी जंगली शिकारी की तरह। लेकिन शेर अकेला नहीं था। एरियन के कंधे के ठीक ऊपर एक लाल पंखों वाला पक्षी मंडरा रहा था, जिसके पंख धीमी फड़फड़ाहट के साथ हल्की गर्मी से विकृत हो रहे थे। उसकी आंखें तेज और बुद्धिमान थीं, जो कभी कभी सावधानीपूर्वक जिज्ञासा से माइकल की ओर देखती थीं। शेर की पीठ पर आलस से लिपटा हुआ एक शल्कयुक्त सर्प था, जिसका शरीर गहरे पन्ना रंग के छल्लों से सजा हुआ था। उसकी जीभ हवा को सूंघते हुए अंदर बाहर हो रही थी, और जब भी माइकल की आभा उसके पास से गुजरती, उसकी पुतलियां सिकुड़ जाती थीं। ये सभी एरियन के पालतू जानवर थे। माइकल के विपरीत, जिसके पास आत्मा से बंधी जगहों के भीतर मरे हुए लोगों और सामग्रियों को संग्रहित करने में सक्षम स्थानिक खजाने थे, एरियन के पास जीवित प्राणियों के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। लायनहॉट साम्राज्य की उन्नत स्थिति के कारण जीवित प्राणियों को धारण करने में सक्षम स्थानिक खजाने अत्यंत दुर्लभ और अत्यधिक मूल्यवान थे। यहाँ तक कि अधिकांश उच्च कुलीनों के पास भी ऐसा कोई खजाना नहीं था। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, इसलिए उसके पास अपने अनुबंधित पशुओं को इस तरह खुलेआम ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से उनमें से किसी को भी स्थानांतरित करने में कोई परेशानी नहीं हुई। माइकल ने अपनी नजर उन जानवरों से हटाकर एरियन की ओर कर ली। उसने हल्के अभियान कवच पहन रखे थे, जो चुस्त दुरुस्त लेकिन सुरुचिपूर्ण थे और शारीरिक रक्षा की बजाय गतिशीलता और जादुई शक्ति के उपयोग के लिए डिजाइन किए गए थे। उसका शरीर सीधा था, चेहरा शांत था, हालांकि उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से आशा झलक रही थी। माइकल को उसकी स्पष्ट उत्तेजना देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। जिस खंडहर की ओर वे बढ़ रहे थे, वह किसी आम शक्तिशाली व्यक्ति का नहीं था। वह एक ऐसे अस्तित्व का था जो लायनहॉट साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासकों से भी ऊपर था। और वह प्राणी एक पशु प्रशिक्षक था। अब वही रास्ता जिस पर एरियन चली थी। स्वाभाविक रूप से, यदि ये खंडहर किसी को आकर्षित करते हैं तो वे सबसे अधिक बीस्ट टैमर्स ही होंगे। एरियन के लिए यह अभियान महज एक अवसर नहीं था, ये नियति का दस्तक देना था। माइकल को ये बात समझ आ गई थी, लेकिन उन्हें एक और बात समझ में आ गई थी। महज इस वजह से कि वह महान शख्सियत एक पशु प्रशिक्षक थी, इसका मतलब यह नहीं था कि उन खंडहरों से केवल प्रशिक्षकों को ही लाभ होगा। सत्ता ने कभी भी स्वयं को इतने संकीर्ण दायरे में सीमित नहीं किया था। एक महान व्यक्तित्व केवल एक ही विद्या के बल पर उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए भले ही एरियन को इससे सबसे सीधा लाभ मिला हो, माइकल को इसमें कोई संदेह नहीं था कि इससे उसे भी लाभ होगा। सच कहूं तो खंडहरों में प्रवेश करने की उसकी रुचि पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी। वह समय को उल्टने की उम्मीद तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसे आश्चर्य होता था कि क्या उसे वहां कुछ ऐसा मिल सकता है जो उसकी आत्मा को उसकी पिछली अवस्था में लौटा सके। अपनी बेटी की सूरत देखकर और मन ही मन गर्व से सिर हिलाने के बाद ड्यूक एवरमून की निगाहें माइकल पर टिक गईं। एरियन की जीवंत उपस्थिति की तुलना में माइकल बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसने काले रंग का कवच पहन रखा था, कोई प्रतीक चिन्ह नहीं, कोई सजावटी ट्रिम नहीं, बस एक मैट डार्क प्लेटिंग जो प्रकाश को परावर्तित करने के बजाय अवशोषित करती है। उसकी कमर, पीठ या बाहों पर कोई हथियार दिखाई नहीं दे रहा था। यदि कोई उसकी उपस्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दे तो वह अभियान के मुख्य प्रतिभागियों में से एक होने के बजाय एक मूक अंगरक्षक योद्धा के रूप में लगभग पहचाना जा सकता है। ड्यूक एवरमून ने बोलने से पहले संक्षेप में उसका अध्ययन किया। क्या तुम तैयार हो? उसने अपनी बेटी और माइकल के बीच निगाहें घुमाते हुए पूछा। एरियन ने बिना किसी झिझक के सबसे पहले सिर हिलाया। मैं हूँ पिता। माइकल ने भी बस सिर हिलाकर सहमति दी। मैं तैयार हूँ। ड्यूक की आंखों में थोड़ी नरमी आई, हालांकि अंतर्निहित गंभीरता कम नहीं हुई। फिर बोलने से पहले उनकी निगाहें कुछ पल के लिए माइकल पर टिकी रहीं। सर माइक, ड्यूक ने धीरे से सांस छोड़ी। उन्होंने आगे कहा, मुझे पता है कि युद्ध क्षमता के मामले में आप शायद पहले से ही मुझसे कहीं बेहतर स्थिति में हैं। ये कहते हुए उन्हें जरा भी शर्मिंदगी नहीं हुई, बल्कि उनके लहजे में शांत स्वीकृति झलक रही थी। उन्होंने आगे कहा, लेकिन ज्ञात क्षेत्र में शक्ति और अज्ञात खंडहर में शक्ति दो बहुत अलग बातें हैं। दूर स्थित अभियान बलों की ओर इशारा करते हुए उनकी निगाहें थोड़ी सख्त हो गईं। वहां वंश का कोई महत्व नहीं होगा, पद का कोई महत्व नहीं होगा, अनुभव का कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए भले ही आप मुझसे शक्ति में श्रेष्ठ हो, एक बार प्रवेश करने के बाद आपको केवल स्वयं पर ही निर्भर रहना होगा। माइकल ने अपना सिर थोड़ा झुकाया।
मैं समझता हूँ। ड्यूक ने एक और क्षण के लिए उसकी ओर निगाहें टिकाए रखीं, फिर संतुष्ट होकर एक बार सिर हिलाया। लेकिन उन्होंने अभी तक पीछे हटने से इनकार कर दिया था। इसके बजाय उनके चेहरे के भाव में सूक्ष्म बदलाव आया, कम औपचारिक, अधिक व्यक्तिगत। इसके अलावा मैं एक स्वार्थी अनुरोध भी करना चाहूंगा। माइकल ने इंतजार किया। ड्यूक एवरमून की निगाहें क्षण भर के लिए ज्वाला शेर के ऊपर बैठी अपनी बेटी की ओर झपकी। तुम भी मेरी तरह जानती हो, उसने धीमी आवाज में कहा, कि एरियन का रास्ता इस खंडहर से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। अगर उसे कोई अवसर मिलता है तो वह बिना किसी झिझक के उसका पीछा करेगी। एरियन ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। पिताजी, मैं। उसने धीरे से हाथ उठाकर उसे रोक दिया। ये तुम्हारी काबिलियत पर शक नहीं है, उन्होंने माइकल से नजरें हटाए बिना कहा। यह एक पिता का स्वभाव है। फिर उसने सीधे माइकल की ओर देखा। यदि यह आपके सामर्थ्य के भीतर हो। उनकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। उस पर भी ध्यान दो। उसकी रक्षा मत करो, उसकी रक्षा नहीं करनी है। अभी अभी ध्यान देना। यह एक सोच समझकर किया गया अनुरोध था, एक ऐसा दृष्टिकोण जो माइकल की स्वायत्ता को स्वीकार करते हुए भी चिंता व्यक्त करता हो। माइकल ने जरा भी संकोच नहीं किया। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, आपके कहे बिना भी। जब तक वह मेरी नजरों के दायरे में रहेगी, मैं उस पर नजर रखूंगा। ड्यूक एवरमून के कंधे थोड़े ढीले पड़ गए, उनके द्वारा महसूस किया जा रहा तनाव थोड़ा कम हो गया। धन्यवाद। फिर जैसे ही उसने अपनी नजर एरियन की ओर घुमाए, उसके चेहरे के भाव फिर से गंभीर हो गए। और आप? वह सहज रूप से सीधी खड़ी हो गई। जी हाँ पिताजी, खंडहरों के अंदर आप सर माइक को सुनेंगे। एरियन ने पलकें झपकाई। वह स्पष्ट रूप से गर्व और आज्ञाकारिता के बीच फंसी हुई थी। मैं। उसकी निगाहें एक पल के लिए माइकल की ओर घूमी, फिर वापस अपने पिता की ओर मुड़ गई। उद्धरण चिन्ह ... समझा। ड्यूक ने सिर हिलाने से पहले एक पल और उसे गौर से देखा। अच्छा। ड्यूक एवरमून अपनी बेटी और माइकल के आसपास के तनावपूर्ण, अजीब तरह से सख्त माहौल को देखकर मन ही मन अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाए। पहले ऐसा नहीं था। माइकल की संभावित पृष्ठभूमि के खुलासे से पहले, ये खुलासा होने से पहले कि उसके पास एक महान शक्ति के स्तर का अंगरक्षक था, ये स्पष्ट होने से पहले कि वह स्वयं भी उसी स्तर को छू रहा था, उन दोनों के बीच वास्तव में अच्छे संबंध थे। वे स्वाभाविक रूप से बात कर रहे थे। कुछ बार हंसी भी आई। तब आपसी सम्मान था, एक सहज दूरी थी, लेकिन असहजता नहीं थी। लेकिन अचानक, एक सप्ताह पहले सब कुछ बदल गया था, और ड्यूक एवरमून को इसका कारण ठीक ठीक पता था। उनकी बेटी अब खुद को योग्य नहीं समझती थी। वह खुद को उसकी दोस्त कहने के लायक भी नहीं समझती थी। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे उसने खुलकर कहा हो, लेकिन एक पिता को यह समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी कि उसके बच्चे के दिल पर क्या बोझ है। और अगर वह ईमानदार होता, यहाँ तक कि उनके पिता को भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। इस बिंदु पर ड्यूक एवरमून ने उनके बीच किसी भी तरह की प्रगति की उम्मीद छोड़ दी थी। रिश्तों को जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता था। अगर ऐसा होना ही था तो ऐसा ही होगा, यदि नहीं तो फिर जबरदस्ती नजदीकी बनाने से केवल नाराजगी या असहजता ही पैदा होगी। इसलिए उसने इसे ऐसे ही रहने दिया। उसने कुछ पल के लिए चुप्पी को कायम रहने दिया, फिर यह तय किया कि वह सब कुछ कह चुका है जो मायने रखता था। तुम दोनों को निकलना शुरू कर देना चाहिए, देर मत करना। एरियन के ज्वाला शेर ने धीमी गर्जना की, हिलते समय उसके पंजे पत्थर से रगड़ खा रहे थे। माइकल ने ड्यूक को एक संक्षिप्त इशारा किया। एरियन ने भी ऐसा ही किया। संयमित उत्तेजना के कारण उसका शरीर अकड़ा हुआ था। फिर वे चले गए। वहां कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था, किसी की आवश्यकता नहीं थी, केवल प्रतिभागियों का ही महत्व था। एरियन सबसे पहले आगे बढ़ी। उसका ज्वाला शेर एक नियंत्रित भारीले के साथ गति में आ गया। उसकी आल आग की लपटें पीछे लहराती हुई झंडे की तरह लग रही थी, और जैसे ही वह खुली सड़कों पर पहुंची, सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। माइकल उसके पीछे पीछे चल रहा था। वह सहज मौन में हवा में ऊपर उठा। उसका काला कवच सुबह की रोशनी को परछाई की तरह चीरता हुआ दिखाई दिया। वे शहर से होते हुए महल की ओर बढ़े, और जाहिर सी बात है कि उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। लोगों को एक तरफ खींच लिया गया। गार्ड्स ने सख्ती बरती। कुछ नागरिक खुलेआम एरियन के जानवरों को, ज्वाला शेर की अनुशासित क्रूरता को घूर रहे थे। बाकी लोग माइकल को घूर रहे थे, काले कवच पर, इस तथ्य पर कि एक युवक विमान उड़ा रहा था। उनके जाने के बाद कानाफूसी फैलने लगी, अटकलें, विस्मय, भय। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मुख्य सड़कों पर तैनात पहरेदारों ने उन्हें नहीं रोका। वे बस देखते रहे। कुछ ही देर में महल की दीवारें नजर आने लगीं। मुख्य द्वार के पास पहुंचते ही एरियन ने अपने फ्लेम लान की गति धीमी कर दी। माइकल उसके ठीक पीछे थोड़ा नीचे उतरा। अब वह जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में मंडरा रहा था। उसके जूते पत्थर को कभी नहीं छू रहे थे। महल के पहरेदारों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। द्वार बिना किसी देरी के खुल गए। कुछ ही देर में एक व्यवस्थापक उनसे मिला और उन्हें एक सभा स्थल की ओर ले गया जहां अन्य युवा प्रतिभागी पहले से ही एकत्रित थे। और वहां माइकल ने दो ऐसी आकृतियां देखी जिन्हें वह कुछ सप्ताह पहले भोज के तुरंत बाद फिर से देखने की उम्मीद भी कर रहा था और नहीं भी। माइक, मेरे दोस्त, सुंदर लड़का। दो अलग अलग आवाजें एक ही समय पर सुनाई दी। जैसे ही माइकल ने उन्हें तुरंत पहचान लिया, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रेन और ओगा, एक असाधारण रूप से प्रतिभाशाली तलवारबाज। दूसरा व्यक्ति मानव रूप धारण किए हुए एक दरिंदा था, या कम से कम माइकल को यही संदेह था कि वह उसके बहुत करीब था। कुछ महीने पहले उन्होंने उसे जो एहसास दिलाया था, उसकी तुलना में दोनों की ताकत काफी बढ़ गई थी। माइकल की नजर सबसे पहले रेन पर पड़ी। युवा तलवारबाज पहले से अधिक सीधा खड़ा था। उसकी उपस्थिति अधिक तीव्र और सघन प्रतीत हो रही थी। माइकल को उससे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। उनके बीच का अंतर इतना अधिक था कि ऐसा होना असंभव था। लेकिन ये तथ्य कि वह कुछ भी महसूस कर सकता था, बहुत कुछ कहा। कुछ महीने पहले ही रेन तलवार की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हो चुका था।
उसकी इस अवस्था के किसी व्यक्ति के लिए यह एक दुर्लभ उपलब्धि थी। माइकल सोच रहा था कि अब वह किस स्तर पर पहुंच गया है। क्या उसकी तलवार की शक्ति गहरी हो गई थी, या फिर अगर उसने तलवार की मंशा के और भी करीब किसी चीज को छूना शुरू कर दिया होता। उसकी निगाहें कुछ पल और उस पर टिकी रहीं, फिर हट गईं। फिर यह उगा पर आकर रुका। सांवली त्वचा वाला वह युवक बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा माइकल को याद था, और फिर भी बिल्कुल अलग। उसका शरीर और भी ज्यादा विशालकाय हो गया था। मांसपेशियों की परतें एक के ऊपर एक जमी हुई थीं, तराशे हुए पत्थर की तरह मोटी और घनी। उसके कंधे चौड़े थे, बाहें भारी थीं, धूप में तपी हुई त्वचा के नीचे नसें हल्की हल्की दिखाई दे रही थीं, जो मांस की बजाय तराशे हुए कांसे जैसी लग रही थी। फिर भी उसका चेहरा, अब भी उसमें वही शिशु जैसी मासूमियत बरकरार थी। यह विरोधाभास अभी भी अटपटा बना रहा। भालू का शरीर, एक बच्चे का चेहरा। उनकी उपस्थिति रेन की तुलना में अधिक भारी महसूस हुई, अधिक आदिम, शारीरिक रूप से अधिक दमनकारी, लेकिन जरूरी नहीं कि वह अधिक मजबूत हो। रेन की उपस्थिति कम हो गई। उगा की उपस्थिति ने उसे कुचल दिया। शक्ति के दो अलग अलग मार्ग। उनकी आभा के साथ साथ उनकी शक्ल सूरत में भी बहुत बदलाव आ गया था। विशेषकर उगा, कुछ महीने पहले वह लगभग जंगली जैसा दिखता था, जानवरों की खाल से बनी एक पतली सी स्कर्ट पहने घूमता था। उसे सार्वजनिक होने या मर्यादा की कोई परवाह नहीं थी। वह एक ऐसे जंगली आदमी की तरह दिखता था जिसे संयोगवश सभ्यता में घसीट लिया गया हो, न कि अपनी मर्जी से। अब वह कहीं अधिक सभ्य प्रतीत होता था। उसने अब भी न्यूनतम कवच पहन रखा था, लेकिन वह विशेष रूप से सिला हुआ था। उसकी कमर और जांघों पर मजबूत चमड़े की पट्टियां लिपटी हुई थीं, जिन पर जानवरों की खाल की परत चढ़ी हुई थी। उसकी भुजाओं पर धातु के ब्रेसलेट लगे हुए थे, और एक भारी फर का लबादा एक योद्धा के चोगे की तरह उसके एक कंधे पर लिपटा हुआ था। इससे उनके विशालकाय शरीर को छुपाने में कोई खास मदद नहीं मिली, बल्कि इसने इसे और बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया। लेकिन अंतर प्रस्तुति में निहित था। वह किसी जंगली जानवर जैसा कम ही दिखता था, और एक आदिवासी चैंपियन की तरह। अब उनके हाव भाव में जागरूकता झलक रही थी, केवल शरीर का ही विकास नहीं, लेकिन स्वयं के बारे में। माइकल ने इसे तुरंत नोटिस कर लिया। फिर उसकी नजर रेन पर लौट आए। अगर उगा का बदलाव परिष्करण था, रेन की उपलब्धि ऊंचाई थी। अब वह एक सच्चे रईस की तरह दिख रहा था, सिर्फ जन्म से ही नहीं, उपस्थिति के द्वारा। उन्होंने चांदी के धागों से सजी गहरे नीले रंग की फिटिंग वाली मिलिट्री जैकेट पहनी हुई थी। उनके कंधों पर ऊंचे कॉलर वाला एक लबादा था, जिस पर उनके हाउस का प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। उसकी तलवार उसकी कमर पर लटकी हुई थी। उनके व्यक्तित्व की हर बात संयम और अनुशासन को दर्शाती थी। उसके सिर के पीछे करीने से बंधे बालों के तरीके से, उनकी आंखों में व्याप्त शांत स्थिरता को देखकर, अब वह किसी प्रतिभाशाली युवा तलवारबाज की तरह नहीं दिखता था जो खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा हो। वह ऐसे व्यक्ति की तरह दिख रहा था जिसने पहले ही निपुणता के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया हो। उगा के विशालकाय शरीर के बगल में खड़े होकर रेन कहीं से भी दबते हुए नहीं दिखे। माइकल ने उन दोनों का एक ही नजर में आकलन कर लिया। उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बस इतना काफी था कि उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली सपाट शांति भंग हो जाए। हालांकि रेन पहले की तुलना में अधिक सभ्य दिख रहे थे। जब माइकल ने उन्हें कुछ महीने पहले पहली बार देखा था, फिर भी वे पहले की तरह ही हंसमुख थे। जैसे ही वे माइकल के करीब आए, उनकी वही सहज गर्मजोशी बिना किसी झिझक के फिर से उभर आए। सर माइक, आप आ गए हैं, रेन ने एक कदम पीछे रुकते हुए कहा। उसकी आंखों में अधिकांश रईसों द्वारा अपनाई जाने वाली संयमित विनम्रता के बजाय वास्तविक उत्साह झलक रहा था। माइकल ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। करीब से देखने पर रेन में अंतर और भी स्पष्ट हो गया। ये केवल हावभाव या पहनावे का अंतर नहीं था, यह उनकी उपस्थिति में मौजूद परिष्कार था। माइकल ने ग्रैंड नाइट वेरेन से अपने संबंध के बारे में सुना था, वही व्यक्ति जिसने उसे पहली बार हथियार कौशल का वर्गीकरण सिखाया था, वही जिसने समझाया था कि एक बार जब कोई हथियार उपयोगकर्ता उन्नत महारत हासिल कर लेता है, तो वह परावर्तित हथियार को छूना शुरू कर सकता है, वह सीमा जहां तकनीक बल में परिवर्तित हो जाती है। और रेन उस व्यक्ति का प्रत्यक्ष शिष्य बन गया था। माइकल को यह सोचकर मन ही मन संतोष हुआ। रेन जैसे व्यक्ति के लिए यह रास्ता केवल लाभ ही ला सकता था, और वह गलत नहीं था। माइकल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसकी वजह से रेन की स्थिति में कितना बदलाव आ गया था। नोआ परिवार, जो कभी एक छोटा बैरन परिवार था, एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरा था। अब उनके पास 3 विस्काउंट उपाधियां थीं, एक रेन के पिता के लिए, एक उनके बड़े भाई के लिए और तीसरी स्वयं रेन के लिए। ये सिर्फ पद की बात नहीं थी, ये प्रभाव, रुतबा और राजनीतिक प्रभाव की बात थी। रेन के राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक का शिष्य बनने के क्षण से ही सब कुछ बदल गया था, एक छोटे से बैरन परिवार से लेकर एक उभरते हुए विस्काउंट परिवार तक। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि एक बेटे ने एक दिग्गज की नजरें अपनी ओर खींच लीं। जैसे ही योगा करीब आया, उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसकी आंखें माइकल को ऐसे घूर रही थी जैसे कोई जानवर अपने शिकार का आकलन कर रहा हो। सुंदर लड़के, उसने जोर से कहा, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। अब तुम और भी मजबूत हो गए हो। माइकल के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया, हालांकि उसके होठों का कोना हल्का सा ऊपर उठ गया। उगा ने अपने सीने पर अंगूठा मारा। मुझसे लड़े। रेन की मुस्कान फीकी पड़ गई। उगा, लेकिन उगा ने उसे नजरअंदाज कर दिया और स्पष्ट सरल इरादे से आगे की ओर झुक गई। मैं एक बार हार सकता हूं, उसने घोषणा की, लेकिन उगा दूसरी बार नहीं हारेगा। माइकल केवल बेबस होकर मुस्कुरा सका और निमंत्रण को अनदेखा करते हुए अपना सिर दूसरी ओर मोड़ लिया। उगा ने पलकें झपकाई। माइकल को एहसास हो रहा था कि वह पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है, रेन की तरह महीनों पहले की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर। लेकिन माइकल भी रुका नहीं था, वह और भी आगे बढ़ गया था। अगर उगा तब उसे नहीं हरा सका, तो अब कोई मौका नहीं था।
एरियन पूरे समय अपने फ्लेम लान पर माइकल के बगल में बैठी थी और चुपचाप तीनों पुरुषों को देख रही थी। अगर माइकल ना होता तो उससे पहले के दो लोगों में से कोई एक अब तक उसका मंगेतर बन चुका होता, बशर्ते उसके पिता ने सहमति दे दी होती। सौभाग्य से अब ऐसा नहीं था। उगा का अर्थ स्वतः स्पष्ट था। रेन सबसे अलग था, सभ्य, सुसंस्कृत और इतना आकर्षक कि रईस भी उसकी प्रशंसा करते थे। उसकी शख्सियत ऐसी थी कि राजधानी भर में लोग उसे देखकर आकर्षित हो जाते थे। लेकिन माइकल की तुलना में उसकी निगाहें क्षण भर के लिए काले कवच पहने हुए व्यक्ति पर टिक गईं। ये मुकाबला करीबी नहीं था। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह बहुत देर तक देखती रही जब तक कि रेन की नजर उस पर नहीं पड़ी। वह रुका, फिर विनम्रता से मुस्कुराया। महामहिम, मेरे शिष्टाचार के लिए क्षमा करें, उन्होंने गर्मजोशी से कहा। श्रीमान माइक, क्या आप अपने मित्र का परिचय नहीं करवाएंगे? दोस्त। एरियन को यह शब्द अजीब लगा। अप्रिय नहीं, बस दूरी का एहसास हुआ। माइकल ने उसकी तरफ एक नजर डाली। यह एरियन एवरमून है, ड्यूक एवरमून की बेटी। वह इस अभियान का हिस्सा है। रेन ने और अधिक झुककर प्रणाम किया। यह मेरे लिए सम्मान की बात है। मैंने जानवरों के साथ आपके कौशल के बारे में सुना है। तुम रेन नुआ हो, उसने शांत भाव से उत्तर दिया। ग्रैंड नाइट वेरेन के शिष्य। उसकी आंखों में गर्व की एक झलक दिखाई दी। ये सच है, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। उगा की रुचि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। उसने 2 सांसों तक माइकल को घूरा, फिर अपनी जीभ से एक आवाज निकाली। उबाओ। वह गुस्से में पैर पटकते हुए चला गया, एक दीवार के पास बैठ गया और पीछे की ओर झुक गया। मैं सोता हूँ। महल का एक सेवक सहम गया। रेन घूरता रहा। उगा, तुम क्या कर रहे हो? उगा ने अपनी आंखें नहीं खोली। मैं तो सिर्फ इसलिए आई क्योंकि तुमने कहा था कि सुंदर लड़का आ रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि सभा क्या होती है। बहन ने कहा कि रुको, तो मैं रुक गई। वह थोड़ा सा माइकल की ओर मुड़ा। और हाँ, सुंदर लड़के, बाद में मुझसे लड़ना। माइकल ने उसकी तरफ देखा, फिर असहाय मुस्कान के साथ दूसरी तरफ देखने लगा। एरियन के होंठ हल्के से फड़क उठे। माइकल उन्हें देखकर खुश हुआ। फिर भी उस संतुष्टि के नीचे कुछ और भी शांत भावनाएं उभर रही थीं। दुख, इसलिए नहीं कि वे बदल गए थे, बल्कि इसलिए कि वह कुछ गहरी बात समझने लगा था। जब आप दूसरों के लिए असहनीय हो गए तो सब कुछ बदल गया। भले ही रिश्ता पवित्रता से शुरू हुआ हो, भले ही दोनों पक्षों ने अपनी पूरी कोशिश की हो, फिर भी दूरी को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उसकी नजरें पल भर के लिए एरियन पर टिक गईं। वह अब भी उसके बगल में थी, लेकिन अकड़न, झिझक और नापी तुली दूरी अभी भी मौजूद थी। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, न ही उसकी। सत्ता का यही परिणाम होता है। उसे इस बात का एहसास हो गया। वह काफी समय से एक विचार पर विचार कर रहा था। अब यह अपरिहार्य लग रहा था। उत्पत्ति की भूमि विशाल थी, इतनी विशाल कि वह हमेशा के लिए एक कोने में सिमटकर नहीं रह सकता था। वह उस भूमि की हर चीज चाहता था, उसके संसाधन, उसकी प्रणालियां, उसके लोग। लेकिन वह यहाँ जो कुछ भी बना चुका था उसे भी नहीं छोड़ सकता था। समाधान तो हमेशा से मौजूद था। उत्पत्ति शरीर। ये कौशल उसने अपने अंतिम विकास से प्राप्त किया था। इसने उसे वास्तविक क्लोन बनाने की क्षमता दी, ऐसे शरीर जो उसकी इच्छा को धारण कर सकते थे और एक ही समय में विभिन्न स्थानों पर मौजूद रह सकते थे। एक माइकल यहीं रहकर अपनी संस्था की रक्षा कर सकता है, दूसरा माइकल उत्पत्ति की भूमि पर स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता है। हालांकि अगर वह ऐसा करना भी चाहता तो माइकल का वर्तमान लक्ष्य पहले स्थान पर पदोन्नत होना था। अचानक महल का एक प्रबंधक सभा स्थल में दाखिल हुआ। उनका आगमन शांत था, लेकिन इससे तुरंत ही माहौल बदल गया। जो रईस माइकल और उसके समूह के आने के बाद से ही उन पर चोरी छिपे नजरें गड़ाए हुए थे, उन्होंने अपना ध्यान नए आने वाले व्यक्ति की ओर मोड़ दिया। व्यवस्थापक ने बड़ी सहजता से चलते हुए उस स्थान पर रुककर सबको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लायक स्थिति में पहुंचा दिया। उन्होंने आदरपूर्वक सिर झुकाया। युवा राजकुमारों और देवियों, उन्होंने स्पष्ट लेकिन विनम्र स्वर में कहना शुरू किया, कंदहारों तक आपका परिवहन तैयार है। हम एक हवाई जहाज का उपयोग करेंगे, इसलिए कृपया निश्चिंत रहें कि यात्रा में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वहां एकत्रित हुए रईसों में उत्साह का माहौल छा गया। कर्मचारी सीधा खड़ा हुआ और उसने विनम्रतापूर्वक बाहरी आंगन की ओर इशारा किया। यदि आप सभी कृपया मेरे पीछे आएं, तो हम थोड़ी देर में रवाना होंगे। जैसा कि व्यवस्थापक ने कहा था, माइकल और अन्य लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। बादलों के बीच से विमान सुचारू रूप से नीचे उतरा और फिर जंगल की ऊपरी सतह के ठीक ऊपर स्थिर हो गया। जैसे ही स्थिरीकरण तंत्र सक्रिय हुए, विमान के निचले भाग पर बने चिन्ह हल्के से चमकने लगे, जिससे हवा का दबाव कम होने लगा और नीचे उतरने वाले क्षेत्र से मलबा दूर हटने लगा। एक एक करके युवा रईस जहाज से उतरे। जब माइकल नीचे उतरा तो उसके पैर एकदम सन्नाटे में ठोस जमीन पर पड़े। उसने तुरंत पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन जब उसने आखिरकार देखा तो उसने हवाई यान को फिर से ऊपर उठते हुए देखा। विशालकाय पोतस्थाई अभियान स्थल से दूर मुड़ते हुए नियंत्रित और सुरुचिपूर्ण ढंग से ऊपर की ओर उठा। कुछ ही क्षणों में वह आकाश में वापस लौटने लगा। तभी माइकल ने अपना ध्यान आगे की ओर मोड़ा और उनकी स्थिति का अवलोकन किया। वे एक जंगल के भीतर खड़े थे। पहली नजर में ये साधारण लग रहा था। ऊंचे ऊंचे प्राचीन वृक्ष आकाश की ओर फैले हुए थे। उनकी शाखाएं एक परतदार छत्र बनाती थी जो सूर्य की रोशनी को कोमल हरी किरणों में बदल देती थी। हवा में नम छाल और जंगली वनस्पतियों की सुगंध फैली हुई थी। हवा पत्तों से धीरे धीरे बह रही थी, जिससे एक शांत, लगभग सुखदायक सरसराहट उत्पन्न हो रही थी, जिसने उस खुले मैदान को आश्चर्यजनक रूप से शांत बना दिया था। लेकिन जैसे ही हमने गौर से देखा, सामान्यता का वह भ्रम टूट गया। खुले मैदान में नवनिर्मित इमारतें बिखरी हुई थीं। रणनीतिक बिंदुओं पर निगरानी बुर्ज बने हुए थे, जिन पर विभिन्न गुटों से संबंधित बख्तरबंद कर्मी तैनात थे। हर जगह विदेशी चेहरे दिखाई दे रहे थे, और इन सबके केंद्र में सबसे महत्वपूर्ण संरचना खड़ी थी।
एक पोर्टल, ये खुले मैदान के ऊपर एक प्राकृतिक स्मारक की तरह खड़ा था, फिर भी इसका अस्तित्व किसी भी तरह से प्राकृतिक नहीं था। हरे और नीले रंगों का एक घूमता हुआ द्वार धीरे धीरे हवा में चक्कर लगा रहा था। रंग तरल प्रकाश की तरह एक दूसरे में समाहित हो रहे थे, जिससे एक परतदार भंवर बन रहा था जो आसपास के स्थान को विकृत कर रहा था। इससे लयबद्ध तरंगों के रूप में ऊर्जा का स्पंदन हुआ। इसे देखते हुए माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। दूर से भी वह द्वार से निकलने वाली शक्ति की सघनता को महसूस कर सकता था। पोर्टल के चारों ओर कई संरचना सरणियां तैनात की गई थीं, जिससे स्थिरता मजबूत हुई और अतिप्रवाह ऊर्जा को दबा दिया गया। एरियन के ज्वाला शेर ने उसके बगल में धीमी गड़गड़ाहट की आवाज निकाली, जो द्वार से उत्पन्न दबाव पर सहज प्रतिक्रिया थी। अन्य दो जानवरों ने भी अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रिया दी, लेकिन माइकल ने उनमें भय के बजाय उत्साह की एक अजीब भावना को भी महसूस किया। पोर्टल पर पड़ते ही रेन की निगाहें और भी तेज हो गईं। कुछ क्षण पहले तक अधमरी नींद में डूबी हुई उगा ने धीरे धीरे एक आंख खोली। उद्धरण चिन्ह ... बड़ा दरवाजा, उसने बुदबुदाया। माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान पूरी तरह से आगे की ओर केंद्रित था। ये था एक महान अस्तित्व के खंडहरों का प्रवेश द्वार। इस दुनिया में एक महान हस्ती की तुलना चौथे दर्जे के जागृतकर्ता से की जा सकती थी, या फिर अरोरा के वर्गीकरण के अनुसार सम्राट श्रेणी का एक साधक। वे प्राणी जिन्होंने अपने विधि क्षेत्र को संकुचित कर लिया था। माइकल अब नौसिखिया नहीं था और समझता था कि इस तरह के खंडहर स्थल कैसे बनते हैं। ऐसा कहा जाता था कि जब कुछ रैंक 4 महाशक्तियां मृत्यु के निकट पहुंचती थीं, तो वे अंतिम क्षण में अपनी सारी महारत को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकती थीं। उनका विधि क्षेत्र, उनका अधिकार, अंतरिक्ष के प्रति उनकी समझ, ये सब संकुचित होकर अंदर की ओर मुड़ गया। फिर स्थानिक निपुणता के माध्यम से उन्होंने एक वैकल्पिक क्षेत्र का निर्माण किया। मुख्य दुनिया से अलग एक पृथक स्थान, उनके जीवन पथ की परिणति से उत्पन्न एक आत्मनिर्भर क्षेत्र। कभी कभी यह स्वाभाविक रूप से होता था, क्योंकि मृत्यु के समय उनकी शक्ति आंतरिक रूप से ध्वस्त हो जाती थी। कई बार यह जानबूझकर किया जाता था। इच्छा शक्ति का अंतिम कार्य। बहुत से लोगों ने विरासत छोड़ने के लिए ऐसा किया। कुछ लोगों ने ऐसा अपने स्वाभिमान के कारण किया, वे नहीं चाहते थे कि उनका मार्ग इतिहास से मिट जाए। कुछ अन्य लोगों ने ऐसा इसलिए किया ताकि वे अपनी विरासत को एक योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सकें। यह महान पशु प्रशिक्षक किस श्रेणी में आता था, यह अज्ञात ही रहा। लेकिन एक बात निश्चित थी, भले ही महान पशु प्रशिक्षक ने जानबूझकर कुछ भी पीछे न छोड़ा हो, इतने वर्षों की निष्क्रियता के बाद उस प्राणी के नियम की विशेषताओं को धारण करने वाला यह खंडहर क्षेत्र स्वाभाविक रूप से अपने आप खजाने उत्पन्न कर देता। यह अक्लबाजी नहीं थी। किसी नियम की पूर्ण समझ से शुरू करते हुए कोई कह सकता है कि ऐसे प्राणी स्वयं संसार के साथ एक हो गए थे। मृत्यु के बाद उनके शेष क्षेत्र से संसाधनों का प्रकट होना न तो असंभव था और न ही अनसुना। एरियन की निगाहें कुछ क्षण और पोर्टल पर टिकी रहीं, फिर आसपास की इमारतों की ओर मुड़ गईं। अन्य समूह पहले से ही आगे बढ़ रहे थे। खुले मैदान के बाड़े वाले हिस्सों के ऊपर विभिन्न राज्यों और गुटों के झंडे लहरा रहे थे। कुछ पर प्रतीक चिन्ह बने हुए थे, जबकि अन्य पर विदेशी चिन्ह थे जिन्हें माइकल पहचान नहीं पाया। प्रत्येक गुट ने एक अस्थायी स्थान पर दावा किया था और वहां पहरेदारों, आपूर्ति बक्सों और रक्षात्मक संरचनाओं से मजबूत शिविर बनाए थे। एरियन ने लगाम पर अपनी पकड़ मजबूत की और धीमी आवाज में बोली, हमें अपने गुट के क्षेत्र में जाना चाहिए। बाकी सब भी तो यही कर रहे हैं। माइकल ने एक बार सिर हिलाया। उन्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ। किसी अनजान क्षेत्र में कदम रखने से पहले वर्तमान जानकारी का हर एक अंश महत्वपूर्ण होता है। उसने अभी कुछ ही कदम उठाए थे कि वातावरण फिर से बदल गया। मैदान में एक तीव्र दबाव की लहर दौड़ गई। फिर आकाश से एक तेज आवाज गूंजी, जो किसी तकनीक के जरिए और भी तेज हो गई थी। रास्ता बनाओ, साम्राज्य के राजकुमार आ गए हैं। सबने सिर ऊपर की ओर उठा लिए। घने पेड़ों के ऊपर से एक जहाज बादलों के बीच से निकलता हुआ दिखाई दिया। शानदार ही एकमात्र शब्द था जो इसके लिए उपयुक्त था। उगा पूरी तरह से उठकर बैठ गया और आकाश की ओर पलके झपकाने लगा। बड़ा जहाज, वह अचानक जागते हुए बुदबुदाया। रेन के चेहरे पर तनाव के भाव उभर आए। हालांकि जहाज की बनावट देखकर वह क्षण भर के लिए अचंभित हो गया, लेकिन उसकी चिंता कहीं और थी। उसके विचार घोषणा की ओर चले गए। कौन सा राजकुमार? कुछ महीने पहले के विपरीत रेन अब अज्ञानी नहीं था। टूर्नामेंट के बाद उनके शिक्षक द्वारा उन्हें सिखाए गए पाठों में से एक था शक्ति और प्रतिष्ठा का महत्व। शायद उसे प्रेरित करने के लिए या किसी और कारण से रेन ने खुलासा किया था कि रेन का आखिरी प्रतिद्वंद्वी कौन था। जिस व्यक्ति को उसने मुकाबले में बेहोश कर दिया था, वह केवल एक कुलीन व्यक्ति नहीं था। वह ब्लैक सरपेंट साम्राज्य का एक शाही राजकुमार था, वही साम्राज्य जिसके अधीन लायनहॉट साम्राज्य स्थित था। रेन को उस व्यक्ति से डर नहीं था जिसे वह पहले ही हरा चुका था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी उसे फिर कभी ऐसे व्यक्ति से सामना नहीं करना पड़ेगा। तारांकन 1। जहां तक माइकल की बात है, उसे राजकुमार की कोई परवाह नहीं थी, न ही साम्राज्य, मन से ओझल, सोच से परे। इसके बजाय जिस चीज ने उनका ध्यान आकर्षित किया वह कहीं अधिक तात्कालिक थी। दबाव। आकाश से एक भारी लहर नीचे उतरी और परतदार धाराओं के रूप में खुले मैदान पर दबाव बनाने लगी। माइकल ने पास आते जहाज को देखते हुए अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। उद्धरण चिन्ह ... तीसरा स्थान, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया। इतने लंबे समय तक तीसरे दर्जे की महाशक्तियों के आसपास रहने के बाद वह पहले से ही उस स्तर की ताकत से भलीभांति परिचित था। यह दबाव किसी एक व्यक्ति का नहीं था। यह जानकारी जहाज पर सवार कई लोगों से मिली, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, यह नियंत्रित था, इतना संयमित कि इसे हमला न माना जाए, फिर भी इतना खुला छोड़ा गया कि नीचे मौजूद हर कोई इसे महसूस कर सके। माइकल की निगाहें थोड़ी और तेज हो गईं। क्या यह शक्ति प्रदर्शन था या फिर पदानुक्रम की याद दिलाने वाला संकेत? वह हिला तक नहीं, वह बस देखता रहा जैसे ही जहाज बादलों से नीचे उतरा। लेकिन उनके आसपास की प्रतिक्रिया कहीं अधिक अनियंत्रित थी। कई युवा रईस पल भर में अकड़ गए।
कुछ लोगों ने अनजाने में अपने घुटने मोड़ लिए क्योंकि अदृश्य भार उनके कंधों पर दबाव डाल रहा था। कुछ अन्य लोगों ने सहज रूप से माना ऊर्जा का संचार करना शुरू कर दिया, जिससे उनके शरीर के चारों ओर पतली सुरक्षात्मक परतें बन गईं। अंतर पहली नजर में ही स्पष्ट हो गया। वे लोग जिन्होंने पहले उच्च पद का दबाव झेला था या जो इसे संभाल सकते थे, और वे लोग जिन्होंने नहीं झेला था। माइकल ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपनी माना शक्ति को मुक्त कर दिया। उससे एक पतली अदृश्य परत बाहर की ओर फैलती गई, जो शांत लहर की तरह विस्तृत होती गई। ये स्वाभाविक रूप से उन लोगों के चारों ओर लिपट गया जो उनकी उपस्थिति के सबसे करीब थे। एरियन, रेन, ओगा। जैसे ही नीचे की ओर बढ़ता दबाव माइकल के मानक क्षेत्र से टकराया, ये बिखर गया, पल भर में बेअसर हो गया, जैसे हवा किसी अचल पर्वत की दीवार से टकराती है। तीनों को तुरंत राहत महसूस हुई। वह भारी भार ऐसे गायब हो गया मानो वह कभी था ही नहीं। लेकिन इसका प्रभाव उन सभी पर अलग अलग पड़ा। एरियन की लगाम पर उसकी पकड़ अनजाने में ही और कस गई। उसने अपनी निगाहें थोड़ी नीचे कर ली। उद्धरण चिन्ह ... धन्यवाद, उसने धीरे से कहा, हालांकि उसकी आवाज में कृतज्ञता के नीचे कुछ अधिक गहरा भाव छिपा था। आराम के बजाय उसके हृदय में अयोग्यता का भाव भरा हुआ था। आज भी मुझे उसकी जरूरत है। उसकी उंगलियां और भी कसकर मुड़ गईं। उनके बीच की खाई पहले से भी कहीं अधिक चौड़ी महसूस हो रही थी। ये हमेशा से चौड़ा था, वह ये बात जानती थी। लेकिन क्यों? उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि चाहे वह कितनी भी आगे बढ़ जाए, दूरी बढ़ती ही जा रही है। एरियन, तुम भूली थी। आपको सचमुच विश्वास था कि अगली रैंक हासिल करने से आपके और उसके बीच की दूरी कम हो जाएगी। उसके होंठ हल्के से दबे हुए थे। ये सिर्फ चौड़ा ही नहीं था, ये पहुंच से बाहर सा लग रहा था। रेन की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत शांत थी। जैसे ही उसके कंधों से दबाव गायब हुआ, उसने धीरे धीरे सांस ली। उसकी मांसपेशियां थोड़ी शिथिल हो गईं। उसने माइकल की ओर एक नजर डाली, इस बार बोलने से पहले एक पल के लिए उसकी ओर देखा। उद्धरण चिन्ह ... धन्यवाद सर माइक, रेन ने ईमानदारी से कहा। उनके लहजे में शर्मिंदगी का कोई भाव नहीं था, केवल स्वीकृति का भाव था। उन्होंने ईमानदारी से कहा, मैं इसे सहन कर सकता था, लेकिन यह आरामदायक नहीं होता। उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी। आपने मेरी मेहनत बचा ली। लेकिन आंतरिक रूप से यह एहसास और भी गहरा होता चला गया। उन्होंने बड़ी सहजता से कई रैंक खरी के दबावों को तितर बितर कर दिया। रेन ने अपनी निगाहें थोड़ी नीचे कर लीं। मेरा अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। जहां तक ओगा की बात है। ओगा की आंखें चमक उठीं। उसने सुरक्षात्मक माना परत के नीचे अपने कंधों को घुमाया, मानो वह कोई जिज्ञासु जानवर हो और अपने चारों ओर मौजूद अदृश्य अवरोध का परीक्षण कर रहा हो। उसने उसे थोड़ा सा धक्का दिया। मजबूत, उसने बुदबुदाया। वह माइकल की ओर मुड़ा, उसकी आंखों में शुद्ध सरल इरादे की चमक थी। ओगा ने उसकी ओर इशारा किया। सुंदर लड़का, उसने गंभीरता से कहा, बाद में मुझसे लड़ो। रेन के चेहरे पर तुरंत तनाव के भाव आ गए। ओगा, उसने धीरे से चेतावनी देते हुए आधा कदम आगे बढ़ाया, ये वह जगह नहीं है। ओगा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी निगाहें माइकल पर इस तरह टिकी हुई थी मानो कोई शिकारी किसी दिलचस्प चीज को खोज ले। बाद में मुझसे लड़ो, उसने दोहराया, मानो रेन ने कुछ कहा ही न हो। रेन ने नाक से लंबी सांस ली। जब भी आप उत्साहित महसूस करें, आप हर बार लोगों को चुनौती नहीं दे सकते, उन्होंने अब अधिक दृढ़ स्वर में कहा। ओगा ने आलस से अपना गाल खुजलाया। उद्धरण चिन्ह ... उसके बाद उन्होंने जोर देकर कहा। रेन ने हार मान ली। उसने माफी मांगते हुए माइकल की ओर देखा। उसे माफ कर दो, वह सीधा सादा है। माइकल ने अपना सिर हल्के से हिलाया। यह कोई मुद्दा नहीं है, उन्होंने शांत भाव से उत्तर दिया। माइकल को हैरानी हो रही थी कि वे दोनों इतने करीब कब आए। ऐसा लग रहा था कि उनके अलग रहने के दौरान वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसका दूसरों से संपर्क नहीं था। माइकल की प्रतिक्रिया पर ओगा की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने इसे अस्वीकृति के बजाय प्रोत्साहन के रूप में लिया। रेन ने गहरी सांस ली, फिर उसकी निगाहें वापस नीचे उतरते शाही जहाज की ओर उठी और उसके चेहरे के भाव बदल गए। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... फिर भी, उसने गंभीर स्वर में कहा, साम्राज्य का इससे क्या उद्देश्य है? माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया। रेन ने अपनी बात जारी रखी, वह दूसरों से ज्यादा खुद से ही कह रहा था। दबाव को इस स्तर तक कम करना, यह जानबूझकर किया गया है, लेकिन यह एक संयुक्त विनाश अभियान है। क्या अन्य गुट प्रतिक्रिया नहीं देंगे? उसकी निगाहें आसपास के खुले मैदान पर टिकी थीं, जहां कई राज्यों के झंडे लहरा रहे थे। वे कब जवाब देंगे? मानो उसके शब्दों ने ही इसे बुला लिया हो। हवा का रुख बदल गया। खुले मैदान में शक्ति की एक लहर फैल गई। इस बार वह नीचे की ओर नहीं, बल्कि ऊपर की ओर उठी। नीचे स्थित गुटों के क्षेत्रों से कई आकृतियां हवा में ऊपर उठ गईं। उन्हें देखते हुए माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। हवा में उड़ रहे समूह में से एक व्यक्ति आगे बढ़ा। एक औरत। उनकी उपस्थिति शांत लेकिन विशाल थी। माइकल ने उसे तुरंत पहचान लिया। राजकुमारी प्रिसिला, लायनहॉट साम्राज्य का एक महान व्यक्तित्व, साम्राज्य के प्रमुख स्तंभों में से एक। उसकी साधना काफी समय पहले ही तीसरे दर्जे की अलौकिक शक्ति की दहलीज तक पहुंच चुकी थी। महान हस्तियों में भी वह ऊंचे पद पर खड़ी थी। उसकी आवाज खुले मैदान में गूंज उठी, तेज होते हुए भी नियंत्रित थी। शाही अतिथियों, उसने न तो शत्रुतापूर्ण और न ही स्वागतपूर्ण लहजे में कहा, आपका आगमन दर्ज किया गया है। शाही जहाज की गति थोड़ी धीमी हो गई। प्रिसिला की आभा चारों ओर फैल गई। दमनकारी नहीं, बल्कि दृढ़। एक घोषणा, आप अकेले रैंक थरी के खिलाड़ी नहीं हैं जो यहाँ मौजूद हैं। जल्द ही संतुलन बहाल हो गया। माइकल चुपचाप देखता रहा। क्या यही था? उन्हें थोड़ा अजीब लगा और उन्होंने इस घटना को राजनीतिक बकवास करार दिया। अगर उन्हें लड़ना ही है तो उन्हें सीधे लड़ना चाहिए। दिखावा करने में समय क्यों बर्बाद करें?
इस बीच नीचे जैसे ही दबाव की दो लहरें, शाही आक्रमण और राज्य की प्रतिक्रिया, एक दूसरे के विरुद्ध स्थिर हुई, उस मैदान को ढकने वाला दम घोटने वाला भार अंततः कम हो गया। राहत का एहसास स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। निगाहें फिर से आकाश की ओर उठी। उन्होंने देखा कि आसपास के गुटों के तीसरे दर्जे के लोग जो जवाबी कार्रवाई में उठ खड़े हुए थे, धीरे धीरे पीछे हट गए। ऊपर शाही पोत ने अपना उतरना पूरा कर लिया, लेकिन बाद में जाने के बजाय विशालकाय जहाज खुले मैदान में धीरे धीरे आगे बढ़ा और कुछ दूरी पर जाकर रुक गया। धूल और पत्तियां नियंत्रित सर्पिलाकार रूप में बाहर की ओर बिखरती हैं और फिर से जम जाती हैं। माइकल चुपचाप देखता रहा। उसके चारों ओर फुसफुसाहटें बढ़ने लगीं। उद्धरण चिन्ह ... वे यहीं रुक रहे हैं। वे बाकियों की तरह क्यों नहीं चले गए? क्या वे यहीं तैनात रहेंगे? रेन ने अपनी बाहों को थोड़ा मोड़ लिया। उसकी निगाहें सोच विचार में डूबी हुई थी। उद्धरण चिन्ह ... शायद दूरी की वजह से है, उन्होंने कुछ देर बाद कहा। माइकल ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। रेन ने धीमी आवाज में बोलना जारी रखा, लेकिन उसकी आवाज आसपास के लोगों को सुनाई दे रही थी। ब्लैक सरपेंट साम्राज्य यहां से बहुत दूर है। पड़ोसी राज्यों की तुलना में उनके जहाज को वापस आने में कहीं अधिक समय लगेगा। उसने अपना सिर हल्के से झुकाया। अभियान समाप्त होने तक उनका वहीं तैनात रहना तार्किक दृष्टि से उचित है। रेन अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने ऐसा सोचा था। यह उचित था, व्यवहारिक, रणनीतिक स्तर पर भी। और अभी तक इस तर्क के बावजूद कई लोगों को अभी भी असहज महसूस हो रहा था। अभियान स्थल के ऊपर मंडरा रहे एक शाही युद्धपोत की उपस्थिति को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ऐसा लग रहा था मानो किसी सोते हुए जानवर के बगल में बैठे हों। शत्रुतापूर्ण नहीं, लेकिन कभी भी पूरी तरह से आराम भी नहीं कर पाते। माइकल उस भावना को समझ गया, लेकिन उन्होंने इसे साझा नहीं किया। पोर्टल पर वापस लौटने से पहले उसकी नजरें एक पल के लिए फिर से जहाज की ओर गईं। राजनीतिक बकवास, उसने शांत भाव से सोचा। माइकल का ध्यान अचानक उस ओर चला गया जब उसने महसूस किया कि एक तीखी, जलती हुई निगाह भीड़ को एक ब्लेड की तरह चीर रही है। उस दृश्य को याद करते हुए उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, और स्रोत का पता लगा लिया। राजकुमार रूई, वही चेहरा, वही निर्मम अहंकार, वही शख्स जिसे कभी बेहोश कर दिया गया था और अपमानित करके टूर्नामेंट के मैदान से बाहर घसीट कर ले जाया गया था। माइकल की याददाश्त बिल्कुल ठीक थी। उसने राजकुमार को पहले भी देखा था, और अब राजकुमार उसे इस तरह घूर रहा था मानो वह माइकल की हड्डियों पर अपना नाम उकेर देना चाहता हो। घृणा, निर्भीक, नकाबपोश नफरत। माइकल ने बाहरी तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी हलचल सी दौड़ गई। उद्धरण ... क्यों? पहले तो उसने यही सोचा कि यह बात उस पर लक्षित नहीं थी। उस निगाह का रेन की ओर होना अधिक तर्कसंगत था। आखिरकार ये काम रेन ने ही किया था, इसलिए माइकल आधा कदम बगल में हट गया। एक अनौपचारिक गतिविधि, इतना काफी था कि रूई की दृष्टि रेखा रेन की ओर अधिक स्पष्ट रूप से खुल जाए। यदि राजकुमार अपने शत्रु को चाहता, फिर उसे उसका शत्रु देखने दो, लेकिन रूई की निगाहें वहां से नहीं हटी। यह माइकल पर ही टिका रहा। माइकल की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह कल्पना तो नहीं कर रहा था, उसने फिर से अपनी स्थिति बदली, जिससे रेन और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। एक पल के लिए रूई की निगाहें रेन की ओर घूमी। बस संक्षेप में, एक साझा घृणा, एक ऐसी निगाह जिसमें वही जहर समाया हुआ था। फिर लगभग तुरंत ही रूई की निगाहें माइकल पर लौट आईं, और शत्रुता कम होने के बजाय और भी तीव्र हो गई। तो हम दोनों ही हैं। माइकल के चेहरे पर शांति बनी रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी उलझन और गहरी होती चली गई। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने रूई से लड़ाई नहीं की थी। उसने उसे परेशानी के रूप में पहचानने के अलावा शायद ही कभी उसके अस्तित्व को स्वीकार किया था। फिर भी रूई ने उसे ऐसे देखा जैसे माइकल ने उससे कोई कीमती चीज छीन ली हो। माइकल की इंद्रियां सहज रूप से बाहर की ओर फैल गईं, और तभी उन्होंने दूसरी बात पर ध्यान दिया। रूई के बगल में कोई और, एक युवा परिचारक, लगभग अपनी ही उम्र के आसपास, शाही दरबारी के संयमित वस्त्रों से सुसज्जित, लेकिन ऐसी मुद्रा धारण किए हुए जो दास्ता के बजाय प्रतिष्ठा का संकेत देती थी। परिचारक की निगाहें बार बार माइकल की ओर जा रही थीं, खुले तौर पर या सीधे तौर पर नहीं, लेकिन माइकल ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण फिर भी उसे पकड़ लिया। माइकल की निगाहें थोड़ी नीचे झुक गईं, मानो वह केवल जमीन का अवलोकन कर रहा हो, लेकिन उनका ध्यान पूरी तरह से उन्हीं दोनों पर केंद्रित रहा। राजकुमार रूई को रेन से नफरत है, ये तो अपेक्षित ही था। राजकुमार रूई भी मुझसे नफरत करता है, और उसका सेवक मुझे देख रहा है। माइकल की उंगलियां एक बार फड़कीं, फिर स्थिर हो गईं। उनके चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन एक दबी हुई चेतावनी उसके मन में घर कर गई। ये खंडहर एक अज्ञात क्षेत्र थे, और फिर भी पोर्टल से अंदर कदम रखने से पहले ही साम्राज्य की ओर से पहले से ही दो समस्याएं उसका इंतजार कर रही थीं। उसने धीरे से सांस छोड़ी। अच्छा, अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, बस हाथ मत बढ़ाओ। माइकल की सोच के विपरीत, युवा शाही सेवक उसकी ओर इसलिए नहीं देख रहा था क्योंकि उसका स्वामी भी उसे ही देख रहा था। असल में वह यही चाहता था कि वह माइकल को बिल्कुल भी न देखे, क्योंकि जिस क्षण उसकी आंखों ने उस चेहरे को सचमुच पहचान लिया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी निगाहें थोड़ी नीचे कर ली, मानो वह सामने के खुले मैदान पर ध्यान केंद्रित कर रहा हो, लेकिन उसकी परिधीय दृष्टि अनियंत्रित रूप से बार बार वापस उसी ओर भटकती रहती थी। ये वही है, कोई गलती नहीं हुई थी। भले ही माइकल की आभा बदल गई हो, उस चेहरे को पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। उस समय वह उस व्यक्ति को केवल दूर से ही देख सकता था, वह व्यक्ति जिसके अस्तित्व ने अरोरा में भारी सनसनी पैदा कर दी थी। वह यहाँ क्यों है? नौकर के मन में विचारों की बाढ़ आ गई। ये कैसी अजीब किस्मत है। सभी जगहों में से अनजाने में ही उसके होंठ लगभग फड़कने लगे। ये सब अवास्तविक सा लग रहा था।
मुझे लगा ही नहीं था कि मुझे यहाँ ऑरोरा से कोई मिल जाएगा। क्या मुझे उससे संपर्क करना चाहिए? नौकर के मन में यही विचार आया। यह विचार उसके मन में तब आया जब वह इसे रोक भी नहीं पा रहा था। शाही पोशाक की लंबी आस्तीन के नीचे छिपी उसकी उंगलियां बगल में हल्की सी फड़क रही थी। अगर मैं उसे नमस्कार करूं तो क्या उसे मैं याद भी रहूंगा? आखिरकार मुझे तो परीक्षा कक्ष में ही मार पड़ सकती थी और यही एकमात्र समय था जब हम इतने करीब थे। इस विचार में झिझक थी। फिर भी हम एक ही जगह से हैं। लेकिन यह विचार ज्यादा देर तक नहीं टिका। वास्तविकता उतनी ही तेजी से लौट आए। उनकी निगाहें धीरे से उनके सामने खड़े राजकुमार रूई की ओर मुड़ गईं। उद्धरण ... इससे राजकुमार की योजना प्रभावित होगी। इस बात का एहसास बहुत गहरा आघात पहुंचाने वाला था। उन्हें अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने में आसानी नहीं हुई थी। राजकुमार रूई से दोस्ती करने में समय लगा था। उसका जबड़ा थोड़ा कस गया। फिर एक और विचार मन में आया, लेकिन वह उसी जगह से है जहां मैं पला बड़ा हूं। संघर्ष और भी गहरा होता चला गया। मूल के प्रति निष्ठा या फिर अवसर के प्रति निष्ठा। अब वे दोनों विपरीत छोरों पर खड़े थे और कुछ क्षणों के लिए वह सचमुच हिचकिचाया। इसके लुप्त होने से पहले वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए पुरानी यादों को ताज़ा करने के इस अवसर को खतरे में नहीं डालना चाहता था जिसे शायद उसकी परवाह नहीं थी या अब उसे उसकी परवाह करने की जहमत नहीं होगी। यहाँ तक कि ऑरोरा के किसी व्यक्ति के लिए भी नहीं। अंततः उसकी निगाहें थोड़ी सख्त हो गईं। यह महज एक अभियान है और अगर संघर्ष होता है, यदि मृत्यु हो भी जाती है, तो भी वह अंतिम नहीं होगी, क्योंकि उन जैसे लोगों के लिए मृत्यु हमेशा अंत नहीं होती। रिस्पॉन मौजूद है। यह विचार उसके मन में ठंडेपन से बैठ गया। अगर उसकी मौत हो जाती है तो वह वापस आ जाएगा। उसे एक बहाने ने अपराधबोध के अंतिम निशान को भी मिटा दिया।